डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1911 से 1920 तक। शहर की तरक्की यकीनन बहुत तेज है। सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनकर सैफ अली अपनी खुशी पर काबू ना रख सका। इसका ख्याल था कि उधर वर्ल्ड गेट के बावजूद जीरो विंग शहर को 80 लाख खिलाड़ियों की आबादी तक पहुंचने में मजीद 1 या 2 दिन लगेंगे, लेकिन गेट के फाल होने के ऐलान के कुछ ही देर बाद जीरो विंग शहर ने यह हदफ अबूर कर लिया था। गार्ड्स डोमेन में 80 लाख खिलाड़ियों की आबादी वाला कोई भी गिल्ड शहर इंडिपेंडेंट मोड को फाल कर देगा। जब ये नाम निहाद इंडिपेंडेंट मोड फाल हो जाता तो शहर के एनपीसीज आजाद हो जाते, जिससे दीगर एनपीसी कुव्वतों को शहर के मामलात में मुदाखलत की इजाजत मिल जाती। इन एनपीसी कुव्वतों की जानिब से गिल्ड शहर में कायम की गई इमारतें खिलाड़ियों के इंतजाम के ताबे नहीं होंगी, जिसका मतलब ये था कि ये एनपीसी कुव्वतें अपने इदारों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेती हैं और अपने मुहाफिज तैनात करती हैं। अगरचे इंडिपेंडेंट मोड को फाल करने के बाद खिलाड़ी अपने गिल्ड शहर के एक हिस्से पर इंतजामी हुकूक खो देंगे, लेकिन इससे शहर की सिक्योरिटी और सहूलत में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर वॉर गार्ड्स टेंपल गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर सबसे मजबूत एनपीसी कुव्वतों में से एक था। हर एनपीसी शहर में उसकी एक शाख मौजूद थी। जब किसी गिल्ड शहर की आबादी 80 लाख खिलाड़ियों तक पहुंच जाती तो वॉर गार्ड्स टेंपल उसे मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चुनांचे वॉर गार्ड्स टेंपल ने जीरो विंग शहर में तैनात होने का फैसला किया था। सैफ अली ने फौरी तौर पर इंडिपेंडेंट मोड को फाल करने पर रजामंदी जाहिर की, जिससे मुख्तलिफ एनपीसी कुव्वतों को जीरो विंग शहर में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। सैफ अली की रजामंदी के बाद जीरो विंग शहर का नक्शा उसके सामने जाहिर हो गया। सिस्टम ने इससे दरखास्त की कि वो वॉर गार्ड्स टेंपल के लिए एक इलाका मुंतखब करे। मुंतखब करदा इलाका शहर के मरकजी जिला के अंदर होना चाहिए था और उसके लिए रकबे की एक सख्त शर्त मौजूद थी। खुशकिस्मती से तामीराती अखराजात वॉर गार्ड्स टेंपल खुद बर्दाश्त करेगा। चूंकि वॉर गार्ड्स टेंपल ने जीरो विंग शहर में तैनात होने का फैसला किया था, इसलिए गिल्ड ने 10 ब्रांज रैंक के वॉर गार्ड अलिफाम्बलम्स भी हासिल कर लिए। खिलाड़ी इन अलिफाम्बलम्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एनपीसी फौजियों के लिए बनाए गए थे और पहनने पर ये एनपीसीज की खुसूसियात और जिस्मानी ताकत में 30% इजाफा करते थे। सैफ अली के वॉर गार्ड्स टेंपल के मामलात निपटाने के बाद जीरो विंग शहर के मरकजी जिला में अचानक एक बुलंद-ओ-बाला इमारत नमूदार हुई, जिसने करीबी खिलाड़ियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। क्या ये वॉर गार्ड्स टेंपल नहीं है? ये क्या हो रहा है? क्या वॉर गार्ड्स टेंपल जीरो विंग शहर में तैनात हो गया है? हैरत अंगेज, क्या जीरो विंग ने वाकई वॉर गार्ड्स टेंपल को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है? ये तो शानदार है। अब मुझे टेंपल के कोट्स जमा करवाने के लिए एनपीसी शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बुलंदोबाला वॉर गार्ड्स टेंपल को देखकर हर कोई बेहद हैरान था। गेम का तकरीबन हर खिलाड़ी वॉर गार्ड्स टेंपल के बारे में जानता था। आमतौर पर खिलाड़ी उस वक्त टेंपल का दौरा करते थे जब वो कोई क्वेस्ट लेने का इरादा रखते थे, जिसकी एक वजह वो अशिया थीं जो वॉर गार्ड्स टेंपल खरीदारी के लिए पेश करता था। टेंपल के साथ अपना रुतबा बढ़ाना इसकी एक और वजह थी। अब चूंकि वॉर गार्ड्स टेंपल ने जीरो विंग शहर में जगह बना ली थी, इससे खिलाड़ियों को टेंपल से मुताल्लिक कोर्स लेने या जमा करवाने में काफी परेशानी से बचत होगी। कमांडर, देखें, वो वॉर गार्ड्स टेंपल है। जीरो विंग वाकई हैरत अंगेज है। इसके साथ स्टार मून किंगडम में जीरो विंग शहर की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई है। इसके अलावा जीरो विंग शहर पूरी सल्तनत में बेहद मकबूल है। ऐसी सलाहियत और ताकत के साथ अगर हमारी इनबाउंडेड अल्फाडुंचरर टीम जीरो विंग में शामिल हो जाए तो हम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। चांदी की ज़रा पहने एक मर्द सवार्ड्समैन ने अपने पास खड़े एक पढ़े लिखे उधेड़ उम्र शख्स से जोशीले अंदाज में कहा। जीरो विंग की तरक्की वाकई खौफनाक है। किसी भी हिमायत पस मंजर के बगैर शुरुआत करने के बावजूद ये इतने कम वक्त में स्टार मून किंगडम का नंबर 1 गिल्ड बन गया है। अब इसने जीरो विंग शहर को भी इस हद तक तरक्की दे दी है। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने गिल्ड पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। उधेड़ उम्र शख्स ने वॉर गार्ड्स टेंपल को सिताइशी नजरों से देखते हुए कहा।
जब ये दोनों अफराद गुफ्तगू कर रहे थे तो वहां से गुजरने वाले कई माहिरीन उन्हें देखे बगैर ना रह सके। ये दोनों अफराद बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज बने हुए थे। इनमें से एक लेवल 56 का ट्रडो स्वॉर्ड्समैन था, जबकि दूसरा लेवल 57 का ट्रडो बरसरिकर था। उन्हें यकीनी तौर पर फर्स्ट रेट गिल्ड्स में आला तरीन माहिरीन समझा जाएगा। ताहम सबकी हैरत की बात यह थी कि दोनों में से किसी भी खिलाड़ी ने गिल्ड एम्बलम नहीं पहना हुआ था। उसका मतलब यह था कि इस बात का कवी इम्कान था कि ये दोनों आजाद खिलाड़ी थे। गेम के इस मरहले पर आजाद खिलाड़ियों के लिए इतना ताकतवर बनना इंतहाई मुश्किल था, और उन्होंने जितनी मेहनत की होगी वो मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के दो माहिरीन से कहीं ज्यादा होगी। कमांडर, क्या आपको लगता है कि जीरो विंग इस बार हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर देगा? स्वॉर्ड्समैन ने परेशानी से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, पढ़े लिखे उधेड़ उम्र शख्स ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन इनबाउंडेड अब भी पर्पल थॉरन्स किंगडम में एक मशहूर अलिफाडुंचरर टीम है। न सिर्फ हमारे पास तकरीबन 1000 मेंबरान हैं, बल्कि हमारे पास सल्तनत के अहम शहरों में जमीन के कई प्लाट भी हैं। मुझे नहीं लगता कि जीरो विंग हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद करेगा। जीरो विंग शहर में पहुंचने से पहले इसे अपनी अलिफाडुंचरर टीम के गिल्ड में शामिल होने के इम्कानात पर पूरा यकीन था, लेकिन शहर में पहुंचने के बाद इसे एहसास हुआ कि इसने जीरो विंग को बहुत कम समझा था। ताहम जीरो विंग शहर में पहुंचने के बाद इसे एहसास हुआ कि वो मौजूदा जीरो विंग का बहुत कम अंदाजा लगा रहा था। इस वक्त जीरो विंग शहर पर्पल थॉरन्स किंगडम के दारुल हुकूमत से भी ज्यादा खुशहाल था। मजीद बरना जब इसने हुजूम वाली सड़क पर नजर दौड़ाई तो उसे नजर आने वाले ज्यादातर खिलाड़ी माहिरीन थे। ट्रडो के खिलाड़ी भी एक आम मंजर थे। जीरो विंग शहर इस वक्त जितना खुशहाल था, इसके पेश नजर गिल्ड को माहिर खिलाड़ियों को भर्ती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसने ये भी सुना था कि इनबाउंडेड के अलावा कई मशहूर अलिफाडुंचरर टीमों ने जीरो विंग में शामिल होने की दरख्वास्त दी थी। जीरो विंग के बारे में उसकी समझ के मुताबिक गिल्ड अशराफिया के रास्ते पर चलता था, लिहाजा जीरो विंग की भर्ती के मयारात काफी सख्त होंगे। अगरचे जीरो विंग बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को भर्ती करने और गिल्ड को खौफनाक हद तक मजबूत करने की पूरी सलाहियत रखता था, लेकिन जीरो विंग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उसने एलियट और माहिर खिलाड़ियों की एक छोटी तादाद पर ज्यादा वसाइल की सरमायाकारी की थी। इस फैसले ने इस बात को यकीनी बनाया था कि जीरो विंग के एलियट और माहिर खिलाड़ी फर्स्ट रेट गिल्ड्स के खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा आला मेयार के थे। यहां तक कि कुछ हाम सुपर पावर्स भी इस सिलसिले में जीरो विंग का मुकाबला नहीं कर सकती थी। दरी असना इतनी मशहूर अलिफाडुंचरर टीमों की जानिब से जीरो विंग में शामिल होने की दरखास्तों के साथ गिल्ड फितरी तौर पर हर अलिफाडुंचरर टीम को कबूल नहीं करेगा। गिल्ड सिर्फ सबसे कीमती अलिफाडुंचरर टीमों को ही भर्ती करेगा। अपने कमांडर का जवाब सुनकर नौजवान स्वॉर्ड्समैन का जोश मांद पड़ गया। इससे पहले कि कमांडर ये ऐलान करता कि इनकी अलिफाडुंचरर टीम जीरो विंग में शामिल होने की कोशिश करेगी, प्राइमोर्डियल डिवाइन रॉन के करीब जीरो विंग और बेस्ट एम्परर की फौजों के दरमियान होने वाली जंग की वजह से वो गिल्ड के बारे में गहरी समझ रखता था। अगरचे वो जंग जीरो विंग के लिए अहम ना रही हो, लेकिन इसने इस पर गहरा असर छोड़ा था, जो इस वक्त सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन था। इस वक्त जीरो विंग के गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम ने एक ही हमले से एक मते का मोंस्टर को पीछे धकेल दिया था, जिसने तमाशाई कुव्वतों को हैरान कर दिया था। ब्लैक फुलियम की महारत ने ब्लैक वाटर के हजारों माहिरीन को भी खौफ से मुंजमद कर दिया था। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक स्वॉर्ड्समैन इतना मजबूत हो सकता है। अगर वो इस वक्त अनबाउंडेड अलिफाडुंचरर टीम का रुकन न होता तो शायद इसने जीरो विंग में शामिल होने के लिए दरखास्त दे दी होती। लिहाजा जब उसने सुना कि इसका कमांडर अनबाउंडेड को गिल्ड में जम करना चाहता है तो वो बेहद खुश हुआ था। जब उसने सुना कि इसका कमांडर गिल्ड के आला हुक्काम से बातचीत के लिए जीरो विंग शहर का दौरा करने का इरादा रखता है, तो वो अपने लीडर के साथ शामिल होने की दरखास्त देने वाला पहला शख्स था। इतने मायूस ना हूं, अगरचे अनबाउंडेड कोई टॉप अलिफाडुंचरर टीम नहीं है, लेकिन यह पर्पल थॉरन्स एम्पायर की टॉप 100 अलिफाडुंचरर टीमों में से एक है। मजीद बरा हमारी अलिफाडुंचरर टीम में 4 ट्रडो के खिलाड़ी हैं और चारों ने हॉर्ड मोड क्लास चेंज ट्विस्ट को क्लियर कर लिया है। हमें इन दूसरी टीमों के मुकाबले में ज्यादा फायदा हासिल है, जिन्होंने सिर्फ नॉर्मल मोड क्विस्ट को चैलेंज किया था, उधेड़ उमर शख्स ने तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है, हमें जीरो विंग की रहाइशगाह की तरफ चलना चाहिए। जवाब में नौजवान स्वॉर्ड्समैन ने सर हिलाया। दरी असना
कुछ फासले पर लिबादा ओढ़े दो खिलाड़ी इनबाउंड के आदमियों को घोर रहे थे। सकल, वो आदमी तुम्हारे दो अहदाफ हैं। याद रखना कि जितना मुमकिन हो सके हंगामा बर्पा करना। हमें जीरो विंग और दीगर अलिफ एडवेंचरर टीमों को सबक सिखाने की जरूरत है। विंड हंटर ने इनबाउंड के खिलाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए तंजिया अंदाज में कहा। समझ गया। डार्क सकल नामी मजबूत आदमी ने सर हिलाया। इसकी आंखों में जोश की एक झलक चमक रही थी। चैप्टर 1912 इवल ड्रैगन का ज़हूर। जीरो विंग शहर, कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म। जब सिस्टम ने उधर वर्ल्ड गेट के फाल होने का ऐलान किया था तो स्टार मून किंगडम के आजाद खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद जीरो विंग शहर में उमड़ आई थी। इससे शहर की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म का दौरा करने वाले खिलाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हुआ। दरी असना लिबादा ओढ़े 3 खिलाड़ियों ने ट्रेडिंग फर्म के सामने एक खिली फिजा वाले रिसतूरा की दूसरी मंजिल से खाना खाया और पुरहुजूम सड़क का नजारा किया। अगर कोई इन तीनों पर आला दर्जे की इंटिफिक्शन शकल इस्तेमाल करता तो वो यकीनी तौर पर हैरान रह जाता। इनमें से कोई भी खिलाड़ी इंसान नहीं था। इन तीनों में एक खूबसूरत मादा हाफ एल्फ थी, एक बली के कानों और दम वाली मादा कीटिकन थी और एक ताकतवर मजबूत जिस्म वाला नर टाइगर कुन था। ये तीनों नानत हेवन गिल्ड के मेंबर थे, जिनमें मादा हाफ एल्फ मेलोडी थी जो नानत हेवन की गिल्ड लीडर थी। बड़ी बहन मेलोडी, ये शहर बहुत खुशहाल है, यहाँ तक कि हमारे फॉरेस्ट सिटी से भी ज्यादा। मैं यहाँ से 100 से ज्यादा ट्रडो माहिरीन को देख सकती हूँ। किटिकन स्कारलेट हार्ट ने नीचे खिलाड़ियों के समंदर को हैरत ज़दा तासुरात के साथ देखते हुए कहा। बेशक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी सल्तनत का गिल्ड शहर इस हद तक तरक्की कर सकता है। मेलोडी भी नीचे सड़क पर घूमने वाले ट्रडो माहिरीन की तादाद देखकर इसी तरह हैरान थी। स्टार मून किंगडम आने से पहले उसने खास तौर पर थॉटफुल रेन से जीरो विंग की मौजूदा सूरत हाल के बारे में पूछा था, ताहम वो थॉटफुल रेन के जवाब पर यकीन नहीं कर सकी थी। थॉटफुल रेन ने जिक्र किया था कि जीरो विंग शहर के खिलाड़ियों की आबादी पहले ही 50 लाख तक पहुंच चुकी है और शहर में माहिरीन का नजर आना एक आम बात थी। मजीद बरा, जीरो विंग शहर में फरोख्त के लिए बहुत सी नायाब अशिया मौजूद थीं। इन तफसीलात की बुनियाद पर जीरो विंग शहर फॉरेस्ट सिटी से कम कामयाब नहीं लग रहा था। ये कैसे सच हो सकता है? ताहम जब वो शहर में पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि ये थॉटफुल रेन के बयान करदा हालात से कहीं ज्यादा खुशहाल था। जीरो विंग शहर में माहिर खिलाड़ी आम खिलाड़ियों की तरह ही आम थे और बहुत से ट्रडो माहिरीन शहर की सड़कों पर घूमते थे। ट्रडो के माहिरीन बहुत नायाब थे, यहाँ तक के फॉरेस्ट सिटी में भी। यहाँ तक के नानत हेवन, जो तकरीबन एक फर्स्ट रेट गिल्ड जितना ताकतवर था, ने अब तक सिर्फ 30 के करीब ट्रडो माहिरीन तैयार किए थे। ताहम रिसतूरा के बाहर सड़क पर ट्रडो माहिरीन की तादाद पहले ही नानत हेवन की तादाद से ज्यादा थी। अगर जीरो विंग शहर भी इतना मकबूल था तो वो तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि जीरो विंग पहले ही कितना मजबूत हो चुका होगा। गिल्ड लीडर, अगरचे जीरो विंग हमारी तवक्को से ज्यादा मजबूत है, लेकिन मुझे शक है कि यह हमारे गिल्ड की मदद कर सकता है। हमारा मौजूदा हरीफ अफसानवी डेथ गार्ड वर्कशॉप है। डेथ गार्ड वर्कशॉप इससे पहले सपर गिल्ड्स को भी उकसा चुकी है और इनमें से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सका और वर्कशॉप की खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद कर लें। वन आर्म राशोमून नामी टाइगर कुन ने परेशानी से कहा। दूसरी तरफ सेटिंगसन गिल्ड ज्यादा काबिल एतमाद है। मजीद बरा, गिल्ड लीडर, आपके खानदान का सेटिंगसन के गिल्ड लीडर के साथ करीबी रिश्ता है, चाहे वो मुनाफा के लिए हो। इस रिश्ते के लिए सेटिंगसन हमारे गिल्ड की मदद के लिए पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा डेथ गार्ड वर्कशॉप का मोबेश सेटिंगसन जैसे हाल ही में तरक्की पाने वाले सपर फर्स्ट रेट गिल्ड की ताकत से खौफजदा होगी और शायद हमें निशाना बनाना छोड़ दे। रुक जाओ, अगरचे सेटिंगसन जीरो विंग से ज्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन सेटिंगसन की शर्त का तकाजा है कि नानत हेवन इसका मातहत बन जाए। मैं इस पर कभी राजी नहीं होंगी, चाहे मुझे डेथ गार्ड वर्कशॉप से मौत तक लड़ना पड़े। मेलोडी की आवाज सर्द थी। इसके गिल्ड ने फुलियम डेमनस वैली में आला दर्जे के क्वेस्ट को मुकम्मल करने के लिए बहुत कोशिशें की थीं और एक कीमती खजाना हासिल किया था। ताहम मालूमात के लीक होने से डेथ गार्ड वर्कशॉप को उनके नए हुसूल के बारे में मालूम हो गया था और वर्कशॉप ने खजाना चुराने के लिए नानत हेवन पर हमला कर दिया था। डेथ गार्ड वर्कशॉप कोई गिल्ड नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म अलिफ एडवेंचरर टीम थी। न सिर्फ उसकी हरकत गैर मुतवक्के थी, बल्कि अलिफ एडवेंचरर टीम में माहिरीन की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। मजीद बरा, एक अलिफ एडवेंचरर टीम के तौर पर
डेथ गार्ड वर्कशॉप का कोई मुस्तकिल ऑपरेशनल बेस नहीं था, लेकिन नानत हेवन मुख्तलिफ था। गिल्ड पहले ही काफी बड़ा हो चुका था और उसने एक मुस्तकिल ऑपरेशनल बेस महफूज कर लिया था। कोई भी इन दोनों तंजीमों के दरमियान कशमकश के नतीजे का बाआसानी तसव्वुर कर सकता था। जंग में डेथ गार्ड वर्कशॉप को हमेशा पहल हासिल होती थी। मजीद बरा, डेथ गार्ड वर्कशॉप के पास ऐसे माहिरीन भी थे जो सुपर गिल्ड्स के आला तरीन माहिरीन का भी मुकाबला कर सकते थे। वर्कशॉप के अरकान ने नानत हेवन के खिलाड़ियों के खिलाफ गोरिल्ला हरबे इस्तेमाल किए थे और गिल्ड उन्हें रोकने में बेबस था। बड़ी बहन मेलोडी, तकरीबन वक्त हो गया है। रेन और ब्लू को अब तक जीरो विंग की रिहाइशगाह पर वापस आ जाना चाहिए, स्कारलेट हार्ट ने वक्त चेक करते हुए कहा। ठीक है, चलते हैं। खुद एक नजर डालते हुए मेलोडी ने महसूस किया कि थाटफुल रेन से मिलने का वक्त करीब आ गया है। वो फौरन रिसतुरा से निकलने के लिए खड़ी हो गई। दरी असना, डार्क सकल कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म से कुछ फासले पर सड़क के एक कोने पर खड़ा था। वो खामोशी से इनबाउंडेड के दो अरकान का पीछा कर रहा था। अल्फाडुंचरर टीम के दोनों अरकान अपने पीछा करने वाले से बिल्कुल बेखबर थे। ये लोग काफी होने चाहिए, मुझे काफी हंगामा बर्पा करने के काबिल होना चाहिए। डार्क सकल, जिसने काला लिबादा ओढ़ा हुआ था और सिर्फ इसकी आंखें जाहिर थीं, ने अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करते हुए तवक्को में अपने होंठ चाटे। विंड हंटर ने उसे जो काम दिया था वो सादा था। जीरो विंग में शामिल होने के लिए आने वाले अल्फाडुंचरर टीम के अरकान को मार डालो और जितने मुमकिन हो सके तमाशाइयों को मार डालो। इससे स्टार मून किंगडम के हर खिलाड़ी को एक पैगाम जाएगा जिससे उन्हें जीरो विंग में शामिल होने के नताइज का सबक मिलेगा और ये साबित होगा कि वो एनपीसी फौजियों के जेर तहफ्फुज़ गिल्ड शहर में भी महफूज नहीं है। अगर वो कामयाब हो गया तो न सिर्फ मुख्तलिफ अल्फाडुंचरर टीमों को इंतबा मिलेगा बल्कि तमाम खिलाड़ियों को एहसास हो जाएगा कि जीरो विंग शहर खतरनाक है और वो किसी भी वक्त अपनी जान गंवा सकते। इससे जीरो विंग शहर की मकबूलियत को शदीद धचका लगेगा। माजी में वो शायद शहर की सड़कों पर गश्त करने वाले एनपीसी फौजियों से डरता, लेकिन अब चूंकि वो एक इवल ड्रैगन में तब्दील हो सकता था, इसलिए लेवल 80 के 3 एनपीसीज भी इसके लिए खतरा नहीं बन सकते थे। लेवल 80 के 2 एनपीसी फौजी तो दूर की बात है, इसे सिर्फ सल्तनत की फौज के बारे में फिक्र करने की जरूरत थी। आखिरकार सल्तनत की फौज में मौजूद तमाम एनपीसीज लेवल 100 से ऊपर थे। इसे मारना उनके लिए बाईं हाथ का खेल होगा। ताहम इसके पास एक 3 इंस्टेंटनेस मूवमेंट मैजिक स्क्रोल मौजूद था। अगर उसके फरार होने से पहले सल्तनत की फौज आ जाती तब भी वो इलाका छोड़ सकता था। हमला करो। विंड हंटर, जो दूर से इनबाउंडेड के 2 अरकान को देख रहा था, ने पार्टी चीट के जरिए डार्क सकल को हुक्म दिया। ये सुनकर डार्क सकल ने अपने बैग से एक सुर्ख क्रिस्टल निकाला और इसे तोड़ दिया। जैसे ही सुर्ख क्रिस्टल टूटा, डार्क सकल के जिस्म में तवानाई दौड़ गई। अगले ही लम्हे इसकी जिल्द पर बने जादुई सर्किट्स इस तरह बखर गए जैसे कोई मेहर हटा दी गई हो। जादुई सर्किट्स के बिखरने के बाद डार्क सकल धाड़ा क्योंकि इसके पट्टे तेजी से फैलने लगे। इसकी अचानक नशोनुमा ने इसके काले लिबादे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब राहगीरों ने डार्क सकल की बढ़ती हुई जसामत को देखा तो वो हक्का बका रह गए। इससे पहले कि ये खिलाड़ी कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाते, डार्क सकल एक 10 मीटर लंबे इवल ड्रैगन में तब्दील हो गया। धाड़ अपनी तब्दीली मुकम्मल करने के बाद डार्क सकल ने एक कान फाड़ देने वाली धाड़ लगाई जो शहर के मरकजी जिला में गूंज उठी। एक ड्रैगन? ये क्या हो रहा है? अचानक एक ड्रैगन क्यों नमूदार हो गया है? सड़क पर मौजूद खिलाड़ी इवल ड्रैगन को देखकर घबरा गए। वो इस मखलूक से निकलने वाले मौत के खतरे को महसूस कर सकते थे। अपने नए उगे हुए प्रों को फड़फड़ाते हुए डार्क सकल अनबाउंडेड के 2 खिलाड़ियों के ऊपर हुआ में उड़ गया। इनबाउंडेड अल्फाडुंचरर टीम, चूंकि तुमने जीरो विंग में शामिल होने की कोशिश करने की जुर्रत की है, इसलिए तुम्हें इसके नताइज भुगतने होंगे। डार्क सकल ने सवार्ड्समैन और बरसरिकर पर पंजा मारने से पहले चलाया। मर जाओ। पढ़े लिखे बरसरिकर और नौजवान सवार्ड्समैन दोनों ने आने वाले बड़े पंजे के सामने खुद को बेबस महसूस किया। उन्होंने सिर्फ पंजे के अक्स की एक झलक देखी थी और इसमें मौजूद ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसके इर्द गिर्द की जगह गैर मुस्तहकम हो गई थी। ताहम जैसे ही ड्रैगन का पंजा दोनों खिलाड़ियों से टकराने वाला था, सब ने एक नीली चमक देखी जिसके बाद एक तकलीफ दे चीख फिजा में गूंज उठी। इवल ड्रैगन 1 दर्जन गज से ज्यादा पीछे की तरफ उड़ा और फिर जोर से जमीन पर गिरा, जिसके तसादुम से मखलूक के नीचे एक गड़ा पड़ गया।
इस नतीजे ने इर्द गिर्द के खिलाड़ियों को एक बार फिर हक्का बक्का कर दिया। चैप्टर 1913 पुरहुजूम सड़क पर जीरो विंग में हंगामा। जब इनबाउंडेड के दोनों अरकान ने इवल ड्रैगन को कुछ फासले पर जमीन पर गिरते देखा तो वो एक लम्हे के लिए दंग रह गए और ये समझने में नाकाम रहे कि अभी क्या हुआ था। ये क्या हो रहा है? हम नहीं मरे। इनबाउंडेड के कमांडर सटबर्न बोन ने अपने से 1 दर्जन गज से कुछ ज्यादा फासले पर मौजूद छोटे गड़े और इसमें पड़े इवल ड्रैगन को उलझे हुए तासुरात के साथ घूरा। 1 सेकंड पहले उसने इवल ड्रैगन को उसे और उसके साथी को मारने के इरादे का इजहार करते हुए सुना था। जब मखलूक के पंजे का हमला उन पर उतरा था तो वो जान गया था कि उनकी मौत यकीनी है। यह हमला इतना तेज था कि इन दोनों में से किसी के लिए भी इसका मुकाबला करना नामुमकिन था। इसे रोकना, इससे बचना तो दूर की बात है। फिर भी एक चमकदार नीली रोशनी के बाद ताकतवर इवल ड्रैगन गायब हो गया था और कुछ फासले पर जमीन पर जा गिरा था। जब इसका दिमाग दोबारा काम करने लगा तो सटबर्न बोन नीली चमक के मुंबा की तरफ घूमा और उसने एक नीली लंबी तलवार पकड़े लिबादा ओढ़े एक खिलाड़ी को दरियाफ्त किया जो आहिस्ता आहिस्ता इवल ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था। क्या ये वो था? सटबर्न बोन ने लिबादा ओढ़े खिलाड़ी को बेयकीनी से घूरा। इसके लिए वाकई ये यकीन करना मुश्किल था कि एक हाथ वाली तलवार का हमला इतने ताकतवर और तेज इवल ड्रैगन को उड़ा सकता है। लानत, ये क्या हो रहा है? शहर में एक ड्रैगन क्यों है? ये ठीक नहीं है। ड्रैगन के सर के ऊपर मार्कर को देखो, वो एक खिलाड़ी का मार्कर है। वो ड्रैगन एक खिलाड़ी है। मुझे लगता है कि मैंने ड्रैगन को यह कहते हुए सुना है कि वो उन अलिफाडुंचरर टीमों को मारने जा रहा है जो जीरो विंग में शामिल होने की कोशिश करती हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ड्रैगन को जीरो विंग से कोई दुश्मनी है, लेकिन अभी क्या हुआ? मैंने सिर्फ ड्रैगन को अपना हंगामा शुरू करते देखा और उससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, मखलूक को फेंक दिया गया था। सड़क पर मौजूद खिलाड़ी डार्क सर्कल के अचानक हमले पर बहस किए बगैर न रह सके। सूरत-ए-हाल ने उन्हें उलझा दिया था। जब सड़क पर मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के आला हुक्काम ने देवहैकल इवल ड्रैगन को देखा तो उन्हें हकीकत का इदराक हुआ। क्या ये इवल गॉड्स टेम्पल का इवल ड्रैगन नहीं है? हाय हा, ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि इवल गॉड्स टेम्पल जीरो विंग शहर की तेज रफ्तार तरक्की देखने के बाद मजीद खामोश नहीं बैठ सकता। मुझे हैरत है कि जीरो विंग इस मसले से कैसे निपटेगा। ये इवल ड्रैगन वाज़े तौर पर डार्क विचेस टावर वाले ड्रैगन्स से कहीं ज्यादा मजबूत है, यहां तक कि एनपीसी फौजी भी इसके सामने बेबस होंगे। अच्छा है, मुसीबत खड़ी करते रहूं। एक बार जब जीरो विंग शहर की शोहरत बर्बाद हो जाएगी तो हमारे गिल्ड्स को बाद में विचेस हल के खिलाड़ियों को रागिब करने का बेहतर मौका मिलेगा। मुख्तलिफ गिल्ड्स के आला हुक्काम ने डार्क सर्कल को तवक्को के साथ देखा, जो वापस खड़ा हो गया था और बज़ाहिर उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्हें उम्मीद थी कि डार्क सर्कल शहर में इतना बड़ा हंगामा बर्पा करेगा जिसका वो फायदा उठा सकेंगे और मुस्तकबिल करीब में उनके बनाए जाने वाले गिल्ड टाउन्स की तरफ मजीद खिलाड़ियों को रागिब कर सकेंगे। तुम कौन हो? तुमने इवल गॉड्स टेम्पल से दुश्मनी मोल लेने की जुर्रत की है? जैसे ही डार्क सर्कल ने अपने कदम जमाए, उसने नीली लंबी तलवार पकड़े लिबादा ओढ़े आदमी को घूरा। बोलते वक्त इसकी आवाज पूरे मरकजी जिला में गूंज रही थी। जीरो विंग का ब्लैक फुलियम, सैफ अली ने अपना काला लिबादा उतारते हुए हंसते हुए कहा। मुतमईन हो तुम? ऐसे सैफ अली को देखकर डार्क सर्कल का गुस्सा गायब हो गया और वो अचानक चुप ना हो गया। जब तमाशाइयों ने सैफ अली की शक्ल देखी तो वो हैरत से मुंह खोले रह गए। क्या ये स्वॉर्ड किंग है? खुशकिस्मती, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जीरो विंग शहर के अपने पहले दौरे पर अफसानवी ब्लैक फुलियम से मिलने का मौका मिलेगा। हैरत अंगेज, जब मैं बाद में अपने दोस्तों से मिलूंगा तो मैं उसके बारे में शेखी बघार सकता हूं। एक लम्हे की खामोशी के बाद हुजूम खुशी के नारों से गूंज उठा। न सिर्फ स्टार मून किंगडम में सभी ब्लैक फुलियम का नाम जानते थे, बल्कि बहुत से खिलाड़ी जुनूनी हद तक इसका एहतराम भी करते थे। ये सवार्ड्समैन सल्तनत में कई मौजिज़ात का जिम्मेदार था और जीरो विंग में शामिल होने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों का एक बड़ा हिस्सा गिल्ड में इसकी मौजूदगी की वजह से ऐसा कर रहा था। अब जब वो जीरो विंग शहर में नमूदार हो गया था तो वो पुरजोश क्यों नहीं होंगे? लानत हो, ब्लैक फुलियम यहाँ क्यों है? जब मुख्तलिफ गिल्ड्स के आला हुक्काम ने सैफ अली को देखा तो उनके चेहरे तारीक पड़ गए। वो जानते थे कि ब्लैक फुलियम किस किस्म की ताकत का मालिक है।
जब वो आदमी पूरी ताकत लगाता तो वो कुछ देर के लिए एक मते का मॉन्स्टर का भी डट कर मुकाबला कर सकता था। ब्लैक फुलियम के यहाँ होने से इवल ड्रैगन मुमकिना तौर पर जीरो विंग शहर में कोई परेशानी पैदा करने में नाकाम रहेगा। ब्लैक फुलियम सकबन बोन एक बार फिर दंग रह गया जब सैफ अली इसके पास से गुजरा। हैरत अंगेज, जैसा कि सॉर्ड किंग से तवक्को थी, सिर्फ इसके नाम का जिक्र ही इस ड्रैगन को घबराने के लिए काफी है। सकबन बोन के पास खड़ा नौजवान सवार्ड्समैन सैफ अली को देखकर बेहद खुश था। इसकी आंखें अमली तौर पर चमक रही थी। वाकयात के इस मोड़ के बाद वो जीरो विंग में शामिल होने के लिए और भी ज्यादा पुरज़्म था। दरी असना जब मेलोडी के 3 रुकनी ग्रुप ने, जो अभी कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के सामने खिली फिजा वाले रिसत्तूरा से बाहर निकला था, ये मंजर देखा तो वो हैरत ज़दा तासुरात जाहिर किए बगैर न रह सके। ये क्या हो रहा है? ये लोग इतने पुरजोश क्यों हैं? स्कारलेट हार्ट ने अजीब अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। अगरचे सैफ अली का हमला शानदार था, लेकिन यह इतना मुतासिर कुन नहीं था कि हुजूम की जानिब से इस कदर दीवानावार रद्द अमल का जवाब पेश कर सके। आखिरकार इवल ड्रैगन जख्मी भी नहीं हुआ था। उसने महज चंद दसियों हजार HP खोई थी। इवल ड्रैगन के लिए, जिसके पास 3 करोड़ से ज्यादा HP थी, ये नुकसान कुछ भी नहीं था। ये शायद स्टार मून किंगडम में ब्लैक फुलियम की शोहरत की वजह से है, मेलोडी ने नतीजा अखज किया। वो भी तमाशाइयों के रद्द अमल से उलझन का शिकार थी। अगरचे कुछ खिलाड़ी बहुत मशहूर थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी माहिर खिलाड़ी पर इतना मुबालगा आमेज रद्द अमल देखा था। दर हकीकत जब सैफ अली ने खुद को जाहिर किया तो इवल ड्रैगन, जो एक लम्हा पहले गुस्से से उबल रहा था, खौफ से कांप उठा। क्या आप लोग स्टार मून किंगडम और पड़ोसी सल्तनतों से नहीं हैं? लेवल 56 के एक्टर एक इसीसन ने, जिसने मेलोडी और स्कारलेट हार्ट की गुफ्तगू सुन ली थी, पूछा। हिमम, हम कहीं दूर से आए हैं, मेलोडी ने इसीसुन के मफरूजे की तस्दीक करते हुए सर हिलाया। तो ये बात है, मुझे लगता है कि ये मामूल की बात है कि अब सूरत हाल को नहीं समझती। ब्लैक फुलियम हमारी सल्तनत का अवामी तौर पर तस्लीम शुदा नंबर 1 माहिर है। अकेले अपनी ताकत से इसने 10,000 की फौज को खौफ से मुंजमद कर दिया था। ऐसी अफवाहें हैं कि वो दरअसल एक ह्यूमना मॉन्स्टर INPC है। इसने और एम्पायर में अकेले ही एक मते का मॉन्स्टर को शिकस्त दी थी। ग्रेट लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर्स से निमटना इसके लिए बाईं हाथ का खेल है। इसीसुन ने अकीदतमंदाना नजरों से वजाहत की। अकेले एक मते का मॉन्स्टर का मुकाबला, और उसने उसे शिकस्त दे दी। कैसे? वन आर्म राशोमून ने हैरत से कहा। गेम के इस मरहले पर मते का मॉन्स्टर्स अब भी खिलाड़ियों के लिए नाकाबिल तस्खीर थे। यहां तक कि आला तरीन 2 MTs को भी मते का मॉन्स्टर्स के खिलाफ जिंदा रहने में इंतहाई मुश्किल पेश आती थी। उन्हें शिकस्त देने का तो जिक्र ही छोड़ दे। तो ये गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम है। इवल गॉड्स टेम्पल को उन दोनों से दुश्मनी है। मैं महज उन्हें सबक सिखाने आया हूं। इस मामले का जीरो विंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बार जब मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा तो मैं शहर छोड़ दूंगा। ताहम अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो हंगामा बर्पा करने के लिए मुझे मोरिद इल्जाम मत ठहराना। डार्क सकल ने पुरसुकून होने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। उसका पिछला खौफ महज ब्लैक फुलियम के नाम की वजह से था। आखिरकार वो आदमी एक जिंदा लेजेंड था। उसने डार्क विचेस टावर में 2 इवल ड्रैगन माहिरीन को भी कत्ल किया था। उसका डरना फितरी था। ताहम जब उसने इस मामले पर थोड़ा मजीद गौर किया तो उसे याद आया कि वो उन 2 इवल ड्रैगन्स से कहीं ज्यादा मजबूत था जिनका सैफ अली ने सामना किया था। अगरचे वो सिर्फ 3 इरकाइक स्पेशीज के मैयार पर था, लेकिन तब्दील होने के बाद इसने 5 लेवल्स का इजाफा हासिल कर लिया था। लिहाजा अब वो लेवल 62 का 3 इरकाइक स्पेशीज था। मोनस्टर्स के लिए इजाफी 5 लेवल्स एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट बोसट था। इस तरह के फायदे के साथ इसके पास ब्लैक फुलियम से डरने की कोई वजह नहीं थी। मजीद बरा, इसके जंगी मैयार के साथ अगर वो जीरो विंग शहर में हंगामा बर्पा करना चाहता तो एक 4 NPC भी इसे जल्दी नहीं रोक सकता था। एक 2 खिलाड़ी तो दूर की बात। जरूर, अगर तुम में हिम्मत है तो कोशिश करके देखो। सैफ अली नरमी से गरा। चैप्टर 1914 एलिमेंटल ऑपरेशन। जब सैफ अली खामोश हुआ तो हुजूम घबराए बगैर न रह सका। उन्हें तवक्को नहीं थी कि सैफ अली डार्क सकल की धमकी को नजरअंदाज कर देगा। इवल ड्रैगन लेवल 62 का 3 इरकाइक स्पेशीज था। अगर डार्क सकल वाकई परेशानी पैदा करने का इरादा रखता था
तो उन्हें इस बात में कोई शक नहीं था कि वो इस मुसीबत में घसीटे जाने वाले पहले लोग होंगे। यहां तक कि अगर शहर के एनपीसी फौजी इस खिलाड़ी से निपटने के लिए आ भी जाते तो ये डार्क सकल को तमाशाइयों को ज़बह करने से नहीं रोक पाएगा। मोनेस्टर्स के बरक्स खिलाड़ियों को एग्रो नहीं किया जा सकता था। डार्क सकल महज एनपीसीज को नजरअंदाज कर सकता था और अपनी मर्जी के मुताबिक खिलाड़ियों का कत्ल आम कर सकता था। इवल ड्रैगन के हमले जितने ताकतवर थे, ज्यादातर खिलाड़ी एक ही वार में मर जाएंगे, सिर्फ इनविलरेबिलिटी स्किल्स वाले ही जिंदा बच सकते थे। वो महज तमाशाई थे, उनका इसमें घसीटा जाना गैर माकूल था। जब डार्क सकल ने सैफ अली का जवाब सुना तो वो दंग रह गया। इसे इसकी तवक्को नहीं थी। अच्छा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, डार्क सकल ने सैफ अली को घूरते हुए धाड़ कर कहा। मुझे देखने दो कि तुम स्वॉर्ड किंग के अपने खिताब के हकदार हो या नहीं। डार्क सकल ने अपने पर फड़फड़ाए। इसका दिव्यकल जिस्म एक आंधी में तब्दील हो गया जो सैफ अली की तरफ बढ़ी। हुआ का तूफान इतना ताकतवर था कि उसने इर्द गिर्द के खिलाड़ियों को उनके कदमों से उड़ा दिया। यहां तक कि टिर-2 के खिलाड़ी भी बमुश्किल अपने कदम जमा पाए। डार्क सकल को अपने और सैफ अली के दरमियान 20 गज का फासला तय करने में सिर्फ एक लम्हा लगा। जैसे ही वो स्वॉर्ड्समैन के सामने पहुंचा, उसने इस आदमी पर अपना पंजा मारा। जैसे ही सैफ अली के पीछे खड़े सटबर्न बोन ने हमले के शदीद दबाव को महसूस किया, इसे अपना जिस्म भारी होता हुआ महसूस हुआ। ताहम करीब आते हमले के बावजूद सैफ अली ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय इसका जिस्म एक सुनहरी रोशनी से चमक उठा जब उसने कलंगरे के एक वार से हमले का मुकाबला किया। बूम! एक धमाके की आवाज के साथ सैफ अली के पैरों के नीचे संगमरमर चटक गया। जैसे ही ताकतवर तूफान थम गया और हर कोई अपनी आंखें दोबारा खोल सका, उनके सामने मौजूद नाकाबिल यकीन मंजर ने उन्हें हैरान कर दिया। सैफ अली की लंबी तलवार ने दरअसल इवल ड्रैगन के देवहैकल पंजे को रोक लिया था। उसने इसे रोक लिया। हर कोई हैरान रह गया जब उन्होंने देखा कि सैफ अली हमला सहने के बाद सिर्फ चंद कदम पीछे हटा था। हर किसी को इवल ड्रैगन की ताकत का बहुत वाज़े अंदाजा था। मजीद बड़ा मखलूक मुज़क्का खेज हद तक तेज थी। मौजूदा खिलाड़ियों को इस इवल ड्रैगन के खिलाफ कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी सैफ अली ने इसका हमला रोक लिया था। तो क्या हुआ अगर तुमने एक आम सा वार रोक लिया? मुझे हैरत है कि तुम उसे कब तक जारी रख सकते हो, डार्क सकल ने तंजिया अंदाज में कहा। अगरचे सैफ अली ने इसका हमला रोक लिया था, लेकिन वो जानता था कि उसकी ताकत और रफ्तार दोनों सैफ अली से बरतर थी। दरीं असना सैफ अली की बरसरक सकल का दौरानिया महदूद था और वो अभी तक संजीदा भी नहीं हुआ था। डार्क सकल ने अपने पंजे लहराना शुरू कर दिए, जिससे लातादाद अक्स सैफ अली की तरफ उड़ने लगे। जब हुजूम ने इनगिनत अक्स देखे तो वो लम्हा भर के लिए दंग रह गए। अगर वो सैफ अली की जगह होते तो उनके पास हमले को नाकाम बनाने का कोई तरीका ना होता। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खिलाड़ी के जेर कंट्रोल मोन्स्टर इतना खौफनाक हद तक ताकतवर होगा। खिलाड़ियों के बरक्स मोनेस्टर्स अपनी जंगी ताकत का मुकम्मल मुजाहिरा नहीं कर सकते थे और वो तेज रफ्तार सिलसिलावार हमले नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि खिलाड़ियों के पास उन्हें शिकस्त देने का मौका होता था। लेकिन जब इन खिलाड़ियों ने इवल ड्रैगन के हमले देखे तो वो मायूसी का शिकार हो गए और फितरी तौर पर किसी भी किस्म की मुजाहमत से दस्तबरदार हो गए। आखिरकार संजीदा हो रहे हो, सैफ अली करीब आते अक्सों को देखकर खास तौर पर हैरान नहीं हुआ। फौरन उसने इब्बिसिल ब्लेड को मियान से निकाला और दोनों तलवारें लहराईं। परगेटरी पेंटास्लैश शेडो ब्लेड। सैफ अली के हाथों से एक के बाद एक तलवार की रोशनी उड़ी और पंजे के अक्सों से टकरा गई। चिंगारियां और धमाकों की आवाजें फिजा में भर गईं। सैफ अली और डार्क सकल के दरमियान तबादले इतने तेज थे कि इर्द गिर्द के दो माहिरीन भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ धमाकों की आवाजें सुन सकते थे क्योंकि एक तेज हुआ उन्हें पीछे धकेल रही थी। बहुत मजबूत। ब्लैक फुलियम दरअसल इस ताकतवर इवल ड्रैगन का डटकर मुकाबला कर सकता है। क्या वो वाकई एक खिलाड़ी है? एक इंसान और ड्रैगन के दरमियान मुकाबला देखते हुए तमाशाइयों में एक नाकाबिल बयान हैरत फैल गई। जहां तक डार्क सकल का ताल्लुक है, वो जितना ज्यादा लड़ता इतना ही खौफजदा होता गया। ताकत और रफ्तार के मामले में इसे वाज़े तौर पर बरतरी हासिल थी। फिर भी सैफ अली की तलवारें हमेशा इसके हमलों को मोड़ देती थीं क्योंकि स्वॉर्ड्समैन ने एक बेऐब दिफा का इस्तेमाल किया और हर तसादुम से सिर्फ थोड़ी सी HP खोई। 10 सेकंड से ज्यादा गुजरने के बाद भी
सैफ अली ने अपनी 10% HP भी नहीं खोई थी। बड़ी बहन मेलोडी, ब्लैक फुलियम मुज़क्का खेज हद तक मजबूत है। वो दरअसल 1-3 इरकाएक स्पेशीज की ताकत वाले खिलाड़ी का मुकाबला कर सकता है। अगर ब्लैक फुलियम हमारी मदद करने को तैयार हो जाए तो हम डेथ गार्ड वर्कशॉप के साथ मामला हल करने के काबिल हो सकते। इसकी सांस फूल रही थी, फिर भी इतनी शदीद जंग के बावजूद सैफ अली की सांसें मुस्तहकम थीं। ब्लैक फुलियम काफी ताकतवर है, लेकिन आखिरकार वो अब भी एक बरसरक शकल इस्तेमाल कर रहा है। वो उसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सकता। एक बार जब उसकी शकल का दौरानिया खत्म हो जाएगा तो वो इवल ड्रैगन को नहीं रोक पाएगा। हमें जल्दी निकल जाना चाहिए, वन आर्म राशोमुन ने परेशानी से कहा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक गिल्ड शहर में हैं, आसपास बहुत से NPC फौजी मौजूद हैं, वो इवल ड्रैगन भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। मेलोडी ने जीरो विंग शहर के NPC फौजियों की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, जो अभी पहुंचे थे। पहुंचने वाले पहले NPC फौजी 20 रुकनी गश्ती दस्ता थे और हर फौजी लेवल 80 का टियर 2 NPC था। पहुंचते ही NPCs ने बगैर किसी हिचकिचाहट के डार्क शकल पर हमला कर दिया। चूंकि इन टियर 2 NPCs को शहर के कोर मैजिक ईरे से एट्रीब्यूट बोसट मिला था, इसलिए उनकी ताकत इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड्स का मुकाबला कर सकती थी। NPC फौजियों की शिरकत की वजह से सैफ अली की सूरत हाल बेहतर हो गई। टियर 2 के क्लर्क NPCs में से एक ने फौरन सैफ अली पर रिकवरी कॉस्ट की, जिससे इसे एक HOT बफ मिल गया। दरी असना ढाले उठाए हुए कई MTs ने तेजी से सैफ अली के सामने एक दिफाई दीवार बना ली, जिसने इवल ड्रैगन के हमलों में शदीद रुकावट डाली, जबकि कई रेंजड NPCs ने डार्क शकल पर हमलों की बौछार कर दी, जिससे इवल ड्रैगन की HP 10,000 कम हो गई। अगरचे डार्क शकल का पल्ला अब भी भारी था, लेकिन इसकी HP के खत्म होने में बस कुछ ही वक्त बाकी था। ब्लैक फुलियम, मैंने तुम्हें कम समझा था, लेकिन तुम अब भी मुझे नहीं रोक सकते अगर मैं दूसरे खिलाड़ियों को निशाना बनाऊं। जब डार्क शकल ने अपने इर्द गिर्द NPCs का बढ़ता हुआ हुजूम देखा तो उसे एहसास हुआ कि सैफ अली के साथ अपनी लड़ाई जारी रखना नुकसानदेह होगा। फिर इसने अपनी नजरें इनबाउंडेड के 2 अरकान की तरफ मोड़ी और तंजिया अंदाज में कहा, मैं तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने की कीमत दिखाऊंगा। ऐसा कहने के बाद डार्क शकल ने अपने पर फड़फड़ाए और सटबन बोन और नौजवान सवार्ड्समैन की तरफ झपटा। चूंकि इसकी ताकत और रफ्तार सैफ अली और टियर 2 NPC फौजियों से कहीं ज्यादा थी, इसलिए इसे उन्हें पीछे छोड़ने और अनबाउंडेड की जोड़ी तक पहुंचने में सिर्फ 1 सेकंड लगा। एलिमेंटल ऑपरेशन सैफ अली चलाया। अचानक जीरो विंग शहर के चारों कोनों में वाक़े 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स में से हर एक से रोशनी की एक किरण निकली। एक दिव्यकल मैजिक ईरे ने शहर को ऊपर से लपेट लिया, जिसने शहर की दीवारों के अंदर की जगह को मुंजमद कर दिया। शहर के हर खिलाड़ी ने महसूस किया कि उनके जिस्म नाकाबिल बयान हद तक भारी हो गए। जहां तक डार्क शकल का ताल्लुक है, इसे ऐसा लगा जैसे इसका जिस्म पानी के तालाब में डूब गया हो। अब इसे अपने पंजे हिलाने में बहुत ज्यादा मेहनत दरकार थी, जिससे इसकी अटैक स्पीड 50% से ज्यादा कम हो गई। एलिमेंटल ऑपरेशन को फाल करने के बाद सैफ अली ने डार्क शकल के सामने जाहिर होने के लिए इंस्टेंट स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। फिर इसने इवल ड्रैगन के नीचे आते हुए पंजे पर कलंगरे से वार किया। पिंग हमले को पीछे धकेलने के बाद सैफ अली ने इब्बिसिल ब्लेड को डार्क शकल की तरफ घोंप दिया। अगरचे इवल ड्रैगन ने हमला देखा और इसे अपने दूसरे पंजे से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सैफ अली के वार का मुकाबला करने के लिए बहुत सुस्त था। अचानक डार्क शकल को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ, इससे पहले कि इसका जिस्म पीछे की तरफ फेंक दिया गया। हमले के नतीजे ने इसे हैरान कर दिया। चैप्टर 1915 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स की ताकत, उसने ड्रैगन को उड़ा दिया। हुजूम सदमे से घूरता रहा जब सैफ अली ने इवल ड्रैगन को 1 दर्जन गज से ज्यादा पीछे की तरफ फेंक दिया। एक लम्हा पहले सैफ अली वाज़े तौर पर नुकसान में था, फिर भी इसने अभी इस दरनदस को उड़ा दिया था। मजीद बरा, उसने ऐसा एक आम हमले से किया था। लानत हो, इस शहर में इतना ताकतवर डोमेन मैजिक ईरे क्यों है? डार्क शकल ने शहर के ऊपर मौजूद जादुई रुकावट को संगीन तासुरात के साथ घूरा। इस मैजिक ईरे की वजह से इसकी नकलो हरकत कम अज कम आधी रह गई थी। मजीद बरा, इसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 40% तक कमी वाक़े हुई थी। इसकी कारकर्दगी में ये कमी ही वो वजह थी कि सैफ अली एक सादा आम हमले से इसे इतनी दौड़ फेंकने में कामयाब हो गया था। एक डोमेन मैजिक ईरे, तो क्या ये जीरो विंग शहर का ट्रम्प कार्ड है?
अगरचे मैजिक ईरे के ताकतवर दबाव ने सिर्फ डार्क सर्कल को निशाना बनाया था, लेकिन मुख्तलिफ गिल्ड्स के आला हुक्काम को एहसास हो गया कि क्या हुआ है। पिछले तबादले का गैर मुतवक्के नतीजा सैफ अली की ताकत का नतीजा नहीं था, बल्कि ये इसलिए था कि मैजिक ईरे ने, जो अचानक शहर के ऊपर नमूदार हुआ था, डार्क सर्कल को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। मैजिक ईरे खास तौर पर ताकतवर होना चाहिए क्योंकि एक आम ईरे किसी ट्रतीन इरकाइक स्पेशीज को इस हद तक दबाने के लिए काफी नहीं होगा। सैफ अली के डार्क सर्कल को पीछे धकेलने के बाद 20 एनपीसी फौजी उसे घेरने के लिए आगे बढ़े। उन्हें अब डार्क सर्कल को दबाने में कोई मसला नहीं था। वो हर हमले के साथ 100,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचा रहे थे। डार्क सर्कल ने कितनी ही जिदोजहद क्यों न की, वो एनपीसीज के घेरे से आजाद नहीं हो सका। वो इर्द गिर्द के किसी भी खिलाड़ी के करीब भी नहीं जा सकता था, उन्हें मारना तो दूर की बात है। ये कैसे मुमकिन है? विंड हंटर ने, जो महफूज फासले से देख रहा था, तेवरी चढ़ाई। इसे तवक्को नहीं थी कि जीरो विंग शहर के पास इतने ताकतवर दिफा होंगे। न सिर्फ शहर के पास एक दिफाई मैजिक ईरे था, बल्कि ये एक डोमेन मैजिक ईरे भी था। उसने डार्क सर्कल को शहर में छपकर दाखिल करने के लिए एक कीमती भेस बदलने वाला टूल इस्तेमाल किया था, फिर भी उसकी कोशिशें रायगा गईं। अब डार्क सर्कल एक आम खिलाड़ी को भी मारने में कामयाब नहीं हो सका था। इनबाउंडेड के 2 अरकान तो दूर की बात है, अगर ये जंग जारी रही तो डार्क सर्कल मरने वाला वाहिद खिलाड़ी होगा। बॉस विन, मजीद एनपीसीज मेरे मकाम पर जमा हो रहे हैं। मैं इस रफ्तार से डटा नहीं रह सकता। अगर मुझे जीरो विंग शहर को कोई नुकसान पहुंचाना है तो मुझे डर है कि मुझे वो वार इस्तेमाल करना पड़ेगा। डार्क सर्कल ने एनपीसी फौजियों के खिलाफ अपना दिफा करते हुए विंड हंटर से राब्ता किया। इसकी इवल रिग्निफिकेशन पहली कोशिशों से बहुत मुख्तलिफ थी। न सिर्फ इसने इसे लेवल 62 दिया था, बल्कि वो अपने इवल ड्रैगन की शक्ल में एक ओवर्ट सिपेल भी इस्तेमाल कर सकता था। ताहम ये ओवर्ट सिपेल अब भी इवल गॉड्स टेम्पल के राजों में से एक था। वो उसे अवाम के सामने जाहिर नहीं कर सकता था जब तक कि इंतहाई जरूरी ना हो। फिर भी वो जीरो विंग शहर को सिर्फ इसी सूरत में एक अहम धचका पहुंचा सकता था अगर वो अब ये ओवर्ट सिपेल इस्तेमाल करे। उसने जो 3 इंस्टेंटनेस मूवमेंट मैजिक स्क्रोल तैयार किया था, वो उसके फरार का वाहिद दूसरा ऑप्शन था। इस मामले पर कुछ सोचने के बाद विंड हंटर ने अपने दांत पैसे और हिचकिचाते हुए रजामंदी जाहिर की, इसे इस्तेमाल करो। अगरचे इससे इवल ड्रैगन की असल ताकत मंसूबाबंदी से पहले ही बेनकाब हो जाएगी, लेकिन ये कुछ भी हासिल किए बगैर शहर छोड़ने से बेहतर है। डस्ट एज ने इसे मुतनब्बे किया था कि इवल रिग्निफिकेशन का अमल अभी नामुकम्मल है और उसके नतीजे में इसका ओवर्ट सिपेल कास्ट करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर डार्क सर्कल ने अब ओवर्ट सिपेल इस्तेमाल किया तो ये उसकी इवल रिग्निफिकेशन को भी मनसूख कर सकता है, लेकिन इसे इस वक्त कोई परवाह नहीं थी। अगर वो जीरो विंग शहर में कुछ भी हासिल किए बगैर फरार हो गए तो इवल गॉड्स टेम्पल एक मजाक बनकर रह जाएगा और जीरो विंग और भी ज्यादा मशहूर हो जाएगा। एक बार जब उसे ओवर्ट सिपेल इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई तो डार्क सर्कल की परेशानियां गायब हो गईं। अब वो दीवाना वार जोश से मगलूब था। ब्लैक फुलियम, मैं तुम्हें मेरी नाफरमानी करने की असल कीमत दिखाऊंगा। डार्क सर्कल ने इर्द गिर्द के एनपीसीज के हमलों को नजरअंदाज करते हुए सैफ अली को घूरते हुए राकर कहा। अचानक इसके जिस्म के गिर्द इवल एनर्जी आसमान को छूने लगी और उसका ओरा शदीद हो गया। डार्क सर्कल के गिर्द 12 गहरे सिया मैजिक ईरे नमूदार हुए, जिनमें से हर एक ने खला में एक सुराख खोल दिया क्योंकि इवल एनर्जी का एक सैलाब उमड़ आया और डार्क सर्कल की ड्रैगन नुमा शक्ल में दाखिल हो गया। फिर इवल ड्रैगन के सामने काली रोशनी की एक गेंद बनी जो बतदरीज फैलने लगी। 4 ओवर्ट सिपेल इवल एनर्जी बरस्ट। जब कास्ट किया जाता तो ये सिपेल दूसरे जहानों से इवल एनर्जी जज्ब करता और 300 गज के दायरे में तबाहकुन नुकसान पहुंचाता। जीरो विंग शहर का मरकजी जिला इस वक्त जितना पुरहुजूम था, इस तरह का एओई कई हजार खिलाड़ियों को निगल जाएगा। लानत, वो इवल ड्रैगन बड़े पैमाने पर तबाही का सिपेल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हमें यहां से निकलना होगा। मेलोडी के तासुरात तारीख पड़ गए क्योंकि तबाहकुन तवानाई ने डार्क सर्कल के इर्द गिर्द को भर दिया था। तमाम तमाशाई मीजेकल क्लास खिलाड़ी इस बड़े पैमाने पर तबाही के सिपेल को महसूस कर सकते थे जिसे डार्क सर्कल कास्ट करने की तैयारी कर रहा था। वो फौरन मोड़े और फरार होने की कोशिश की। भाग रहे हो? डार्क सर्कल ने फरार होने वाले खिलाड़ियों पर तंज किया। मैं मजीद 2 सेकंड में अपनी जरूरत की तमाम तवानाई जमा कर सकता हूं।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी जल्दी 300 गज भाग सकते हो? डार्क सकल का तंज सुनकर फरार होने वाले खिलाड़ी मायूस हो गए। लनती पागल, हम सिर्फ जीरो विंग शहर का दौरा कर रहे हैं, फिर भी तुम हम पर भी हमला कर रहे हो। इवल गॉड्स टेम्पल, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें इससे बचकर निकलने नहीं दूंगा। तमाशाई खिलाड़ियों को एहसास हो गया कि फरार नामुमकिन है। एनपीसीज और उन विल्नरेबिलिटी स्किल्स वाले खिलाड़ियों के अलावा ये तमाम खिलाड़ी मुमकिना तौर पर मर जाएंगे। हाय हाय, शानदार! इवल गॉड्स टेम्पल ने इस बार अच्छा काम किया है। मैं ये देखने के लिए बेताब हूं कि आज के बाद कौन जीरो विंग शहर में तरक्की करने की जुर्रत करेगा। इवल गॉड्स टेम्पल बेरहम है। जीरो विंग के एंशिएंट रॉक सिटी पर हमला करने के इतनी जल्दी बाद जीरो विंग शहर पर हमला कर रहा है। ऐसा लगता है कि जीरो विंग को मजीद तरक्की करने में मुश्किल पेश आएगी। दूर से देखने वाले मुख्तलिफ गिल्ड्स के आला हुक्काम हंस पड़े जब डार्क सकल ने अपने बड़े पैमाने पर तबाही का सिपेल तैयार किया। न सिर्फ इवल गॉड्स टेम्पल एक इवल ड्रैगन को जीरो विंग शहर में छपकर दाखिल करने में कामयाब हो गया था, बल्कि जेर बहस इवल ड्रैगन बड़े पैमाने पर तबाही का सिपेल भी कास्ट कर सकता था। इसके बाद मुस्तकबिल में कोई भी खिलाड़ी जीरो विंग शहर का दौरा करने में खुद को महफूज महसूस नहीं करेगा। दरीं असना, यह सूरत हाल उनके गिल्ड्स को विचेज हल में तरक्की करने का मौका फराहम करेगी। मर जाओ डार्क सकल धाड़ा, इसकी आंखों में दीवानगी भर गई जब इसने सैफ अली को घूरा, जो अनबाउंडेड के दो अरकान के सामने बेहिस्सो हरकत खड़ा था। अचानक इवल ड्रैगन के सामने मौजूद गहरी काली रोशनी की गेंद तेजी से फैलने लगी। एक ब्लैक होल की तरह जो हर चीज को निगल लेता है, रोशनी की गेंद ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को इवल एनर्जी से निगल लिया। यहां तक कि एलिमेंटल सेपरेशन भी बेकार है। सैफ अली की आंखों में एक सर्द चमक लहराई जब इसने फैलती हुई रोशनी की गेंद को घूरा। तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? ये कहते हुए सैफ अली ने 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स का दूसरा कलंग मूव फाल कर दिया। 4 करिस एलिमेंटल बरस्ट। 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स गॉड्स डोमेन के आला तरीन दिफाई ढांचों में से एक थे। गेम में 10 साल गुजरने के बाद भी मुख्तलिफ सपर गिल्ड्स ने उनके 3 कलंग मूव्स की वजह से 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स के साथ अपने शहरों की हिफाजत जारी रखी थी। एलिमेंटल सेपरेशन एक डोमेन मैजिक ईरे जिसने शहर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर दुश्मनों की जंगी ताकतों को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। टावर्स का पहला वार था। दूसरा वार एलिमेंटल बरस्ट था, एक T4 करिस जो T5 सिपेल का मुकाबला करता था। यहां तक कि T5 की हस्तियां भी इस वार का डटकर मुकाबला करने की जुर्रत नहीं करेंगी। तीसरा वार एलिमेंटल सेल था, एक ऐसा सिपेल जिससे T5 की हस्तियां भी डरती थीं। यकीनन पहले 2 वार्स के बरक्स, जिनके लिए सिर्फ थोड़ी तादाद में मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत होती थी, एलिमेंटल सेल को फाल करने के लिए माना स्टोन्स की जरूरत। जैसे ही सैफ अली ने एलिमेंटल बरस्ट को फाल किया, जीरो विंग शहर के ऊपर मौजूद मैजिक ईरे से 4 रंगों की एक किरण उतरी, जो डार्क सकल और उसके सामने मौजूद काली रोशनी की गेंद से टकरा गए। जब तक रोशनी मध्यम हुई, सिर्फ एक खाली गड़ा जो 10 मीटर से ज्यादा गहरा था बाकी रह गया था। चैप्टर 1916 शोहरत फैल गई, शैतानी ड्रैगन मर चुका है। नामुमकिन। हम यहां एक टायर 3 कदीम नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं। तमाशाई खिलाड़ी सड़क के बीचों बीच गहरे गड़े को मुंह खोले देखते रह गए, जो सदमे से बिल्कुल सुन हो चुके थे। उन्होंने एक लम्हा कब्ल सोचा था कि उनकी मौत यकीनी है, लेकिन अगले ही सेकंड में शैतानी ड्रैगन, जो बड़े पैमाने पर तबाही का जादू जारी करने वाला था, मर गया था। इसे इस कदर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था कि उसकी राख तक बाकी ना बची थी। कितना ताकतवर! इस हमले ने आधी HP वाले ड्रैगन को फौरन मार डाला। बड़ी बहन मेलोडी, क्या आपको लगता है कि जीरो विंग ने अभी वो हमला किया था? स्कारलेट हार्ट ने सदमे से मगलूब होकर पूछा। अगरचे शैतानी ड्रैगन ने NPC फौजियों के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा HP खो दी थी, लेकिन 1 सेकंड पहले इसकी HP 1,50,00,000 से ज्यादा थी। ताहम जब 4 रंगों वाला रोशनी का सुतून उतरा था, तो शैतानी ड्रैगन को तबाह होने से पहले चीखने का वक्त भी नहीं मिला था। गॉड्स डोमेन में शामिल होने के बाद यह पहला मौका था जब उसने इस कदर तबाहकुन हमला देखा था। यहां तक कि एक टायर 4 बड़े पैमाने पर तबाही का जादू भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस तरह का ताकतवर हमला मुमकिना तौर पर अफसानवी रॉकेशों को भी जख्मी कर देगा। ये मुमकिन है,
लेकिन जीरो विंग सिटी का दिफा वाकई एक टायर 3 कदीम नस्ल को एक ही वार में नीस्तो नाबूद करने के लिए खौफनाक है। मुझे शक है कि अब दीगर गिल्ड्स के पास विचेस हल में जीरो विंग का मुकाबला करने का कोई मौका है। मेलोडी ने जीरो विंग सिटी को घेरे हुए जादुई रुकावट पर हैरत का इजहार करते हुए कहा, अगर नानत हेवन का गिल्ड टाउन जीरो विंग सिटी जितना ताकतवर होता तो उसे डेथ गार्ड वर्कशॉप से निपटने में कोई मसला ना होता। जब खिलाड़ी दौरा करने के लिए किसी गिल्ड टाउन का इंतखाब करते थे तो वो जिस सबसे अहम पहलू को मद्देनजर रखते थे वो कस्बे की सिक्योरिटी थी। चाहे वो आजाद खिलाड़ी हों या ताजिर खिलाड़ी, कोई भी बिलावजा मरना नहीं चाहता था जिससे लेवल बढ़ाने पर उनकी सिर्फ की गई तमाम मेहनत जाये हो जाए। जीरो विंग सिटी ने न सिर्फ इस तरह का आरामदेह रिहायशी माहौल फराहम किया बल्कि इसका दिफा भी बेहद ताकतवर था। अगर उनके पास इख्तियार होता तो खिलाड़ी यकीनी तौर पर इस शहर से काम करने का इंतखाब करते। वो जादू किया था। शैतानी ड्रैगन में तब्दील होने के बाद डार्क सकल की जादुई मुजाहमत बढ़ जानी चाहिए थी। वो अपनी आधी से ज्यादा एचपी बाकी होने के बावजूद कैसे मर सकता था? विंड हंटर के तासुरात इस वक्त बिगड़ गए जब उसने शैतानी ड्रैगन से खाली गले को देखा। अगरचे डार्क सकल तजुर्बात के दूसरे बीच का महज एक रुकन था, लेकिन इवल गॉड्स टेंपल ने डार्क सकल की शैतानी ड्रैगन में तब्दीली पर बहुत सारे वसाइल खर्च किए थे। अब चूंकि डार्क सकल मर चुका था, वो वसाइल ज़ाय हो गए थे। ये नतीजा इतना खौफनाक ना होता अगर डार्क सकल ने जीरो विंग सिटी को नुकसान पहुंचाया होता, लेकिन इसने एक भी खिलाड़ी को नहीं मारा था। डार्क सकल ने जो कुछ भी हासिल किया था वो इस शहर पर अवाम के एतमाद को मजीद मुस्तहकम करना था, जो इवल गॉड्स टेंपल के हदफ के बिल्कुल बरक्स था। दूर से देखने वाले मुख्तलिफ गिल्ड्स के आला ओहदेदार भी इसी तरह के उदास मोड में थे। जीरो विंग सिटी ने न सिर्फ अपने ताकतवर डोमेन जादुई सरनी को जाहिर किया था, बल्कि उसे इस तरह के ताकतवर जारहाना जादू पर भी उबूर हासिल था। अगर किसी ताकत ने अब भी इस शहर में परेशानी पैदा करने के ख्यालात पाल रखे थे तो वो आज के मुजाहिरे के बाद मुमकिना तौर पर इस ख्याल को तर्क कर देंगे। मुझे उसकी इत्तला फौरन गिल्ड लीडर को देनी होगी। जीरो विंग सिटी में दरअसल ऐसे खौफनाक दिफाई इक़दामात मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि हमें अपने मंसूबों को तब्दील करने और शहर को हरासा करने का ख्याल तर्क करने की जरूरत होगी। अगर हम जीरो विंग सिटी का मुकाबला करने की उम्मीद रखते हैं तो हमें जल्द अज जल्द विचेस हल में एक गिल्ड टाउन बनाना होगा। इस जंग के बाद मुख्तलिफ गिल्ड्स के आला ओहदेदारों ने फौरी तौर पर अपने मुताल्लिका अफसरान को रिपोर्ट किया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि उनके गिल्ड्स जल्द अज जल्द नक्शे में एक कस्बा तामीर करने पर अपनी तवज्जो मरकूज करें और जीरो विंग सिटी के कामों में मुदाखलत से गुरेज करें। अगर एक टायर 3 कदीम नस्ल भी शहर में परेशानी पैदा करने में नाकाम रही तो उनके गिल्ड्स की कोशिशें एक मुकम्मल मजाक होंगी। दरी असना नए गड़े से कुछ फासले पर खड़े सैफ अली को इस बात पर जरा भी हैरत नहीं हुई कि डार्क सकल इतनी जल्दी मर गया था। फौरी तौर पर उसने अपने कुछ एनपीसीज को तबाहशुदा सड़क की मरम्मत करने और हुजूम को मुंतशिर करने की हिदायत की, जिससे यह तमाशा तेजी से खत्म हो गया। अनासिर के 4 टावर्स एक टायर 5 हस्ती को भी खतरे में डाल सकते थे, टायर 3 शैतानी ड्रैगन तो दूर की बात है। यही वजह थी कि इसने जीरो विंग सिटी के बजाय सिल्वर विंग टाउन में मैजिक किंग को तैनात किया था। एक बार जब जानदार मरकजी जिला अपनी साबिका हालत में वापस आ गया तो सैफ अली ने जीरो विंग सिटी का सिस्टम इंटरफेस खोला और सबसे ज्यादा सलाहियत वाले 10 टायर 2 एनपीसी फौजियों का इंतखाब किया। फिर इसने उन्हें कांसी के वार गार्ड एम्बल्स से लैस किया। अगरचे कांसी के वार गार्ड एम्बलम के असरात उन टायर 2 एनपीसी फौजियों को टायर 3 के मयार तक पहुंचने में मदद नहीं करेंगे, लेकिन इसने उन्हें इसके काफी करीब धकेल दिया। यहां तक कि अगर लेवल 80 का ग्रैंड लॉर्ड परेशानी पैदा करने के लिए आता है तो उनमें से एक फर्जी टायर 3 एनपीसी के साथ एक गश्ती दस्ता इस मखलूक को इस वक्त तक मसरूफ रख सकता है जब तक कि दीगर दस्ते अनासिर के 4 टावर्स के एलिमेंटल सपरेशन के साथ ना पहुंच जाएं। अगर मुमकिन हो तो सैफ अली ने एलिमेंटल बस्ट के इस्तेमाल से गुरेज करने को तरजीह दी। बहरहाल टायर 4 करिस के हर बार फाल होने पर 2000 मैजिक क्रिस्टल्स की लागत आती थी। ये जीरो विंग के लिए एक काबिल जिक्र खर्च था। दरी असना जीरो विंग सिटी में हंगामा आराई की खबर तेजी से पूरी स्टारमोन किंगडम में फैल गई। खिलाड़ियों ने इस वाकये के बारे में बातचीत के साथ ममलुकत के फोरम्स पर बमबारी कर दी। टायर 3 शैतानी ड्रैगन जीरो विंग सिटी में नमूदार हुआ। टायर 3 कदीम नस्ल फौरी तौर पर मारी गई। फोरम्स पर होने वाली मुख्तलिफ बातचीत ने ममलुकत के खिलाड़ियों के लिए जीरो विंग सिटी को एक नई रोशनी में पेश किया।
कुछ आजाद खिलाड़ियों और मुहिम जो टीमों ने, जिन्हें इस शहर में खास दिलचस्पी नहीं थी, अपने कामों का मरकज जीरो विंग सिटी मुंतकिल करने का फैसला किया। गार्ड्स डोमेन में एनपीसी शहर खिलाड़ियों की रहाइश के लिए सबसे महफूज मकामात थे, लिहाजा बहुत से खिलाड़ियों ने वाफिर वसाइल और सिक्योरिटी की कमी वाले शहरों के बजाय इन एनपीसी शहरों में तरक्की करने को तरजीह दी जिनमें वसाइल की कमी थी। बहरहाल मौत की कीमत बहुत ज्यादा थी। वो इस तरह का खतरा मोल लेने के बजाय सुस्त रफ्तारी से लेवल बढ़ाना पसंद करेंगे। ताहम सूरत हाल बदल चुकी थी। चूंकि जीरो विंग सिटी एक टायर 3 कदीम नस्ल को भी फौरी तौर पर मार सकता था, इसलिए ये मौजूदा खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा करने की पूरी सलाहियत रखता था। अगर किसी खिलाड़ी ने शहर में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की, तो उसे शैतानी ड्रैगन जैसी किस्मत का सामना करना पड़ेगा। कोई ये कह सकता है कि जीरो विंग सिटी अब एक आम एनपीसी शहर से भी ज्यादा महफूज था। उसने बहुत से फवाइद भी फराहम किए और एक वसाइल से मालामाल इलाके पर कब्जा कर लिया। कुछ अरसे के लिए स्टारमोन किंगडम में खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने जीरो विंग सिटी की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी, जो उधर वर्ल्ड गेट के फाल होने के मुंतजिर थे। आधे घंटे से भी कम वक्त में जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। अगरचे बहुत से दूसरे खिलाड़ियों ने शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश को पहुंच चुका था। अगर खिलाड़ी शहर में दाखिल होना चाहते थे, तो उन्हें दूसरों के वहां से निकलने का इंतजार करना होगा। इसकी वजह से अब 100 से ज्यादा मुहिम जो टीमों ने जीरो विंग में शामिल होने की दरखास्त दी। इनमें से हर एक मुहिम जो टीम ने आबदा गाल से इस उम्मीद पर राब्ता किया कि वो उनके इंतजाम में सहूलत फराहम कर सकती है और ऐसे वसाइल और जमीनों की पेशकश की जिन्होंने जीरो विंग की वाइस गिल्ड लीडर को लिलचाया। एक मुहिम जो टीम के वसाइल शायद किसी बड़े गिल्ड के बराबर ना हो, लेकिन 100 से ज्यादा टीमों के मिलने से एक खौफनाक मिकदार बन जाएगी। मजीद बरा जीरो विंग में शामिल होने के लिए दरखास्त देने वाली बहुत सी टीमें स्टारमोन किंगडम और दीगर ममालिक की मशहूर मुहिम जो टीमें थीं, उनके वसाइल और जमीनें वो चीजें थीं जिनकी जीरो विंग में शदीद कमी थी। इसकी वजह से आबदा गाल उलझन का शिकार थी और इसे यकीन नहीं था कि कुन मुहिम जो टीमों को गिल्ड में कबूल किया जाए। दरी असना, मेलोडी, स्कारलेट हार्ट और विनरम राशोमोन जीरो विंग की गिल्ड रहाइशगाह के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने गिल्ड में शामिल होने के लिए कतार में खड़ी बहुत सी मुहिम जो टीमों को देखा, वो अपनी बढ़ती हुई घबराहट पर काबू ना पा सके। बड़ी बहन मेलोडी, इस वक्त जीरो विंग जितना ताकतवर है, क्या आपको लगता है कि गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम इस मुआवजे के साथ हमारी दरखास्त कबूल कर लेगा जो हम पेश करने का इरादा रखते हैं? स्कारलेट हार्ट ने घबराहट से पूछा जब उसने जीरो विंग की रहाइशगाह में दाखिल होने वाली मुख्तलिफ मुहिम जो टीमों के टायर 2 माहिरीन को देखा। इन मशहूर मुहिम जो टीमों के पास बहुत सारे वसाइल और जमीनें जमा थीं। इसके बावजूद वो अपनी पूरी मुहिम जो टीम को गिल्ड के साथ जम करने की उम्मीद में सब कुछ जीरो विंग के हवाले करने को तैयार थे। ये मुहिम जो टीमें जो कुछ पेश कर रही थीं, इसके मुकाबले में डेथ गार्ड वर्कशॉप के साथ जीरो विंग की मदद के बदले उन्होंने जो मुआवजा तैयार किया था वो महज मुझे नहीं मालूम। हमें तभी पता चलेगा जब हम बातचीत शुरू करेंगे, मेलोडी ने अपना सर हिलाते हुए कहा। वो उनके इम्कानात के बारे में भी खास तौर पर एतमाद नहीं थी। वो सिर्फ एक ही काम कर सकते थे कि थॉटफुल रेन के साथ अपने ताल्लुकात पर इन्हिसार करें। चैप्टर 1917 फॉरेस्ट सिटी का लेन देन जीरो विंग सिटी, जीरो विंग की रहाइशगाह। खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने रहाइशगाह के दरवाजे के गिर्द हुजूम किया हुआ था, जो जीरो विंग में शामिल होने के लिए दरखास्त दे रहे थे। इनमें से बहुत से खिलाड़ी अच्छी तरह से लैस, आला सतह के माहिरीन थे और उनमें से काफी तादाद टायर 2 के खिलाड़ियों की थी। इस मंजर ने बहुत से राहगीरों को हैरान कर दिया। टायर 2 इस वक्त एक माहिर की अलामत था। यहां तक कि वो खिलाड़ी जिन्होंने सिर्फ नॉर्मल मोड प्रमोशन क्विस्ट मुकम्मल किया था, उन्हें भी माहिर समझा जाता था। बहरहाल टायर 2 प्रमोशन क्विस्ट को क्लियर करना आसान नहीं था। एक खास मेयार तक पहुंचे बगैर ये नामुमकिन था। ताहम रहाइशगाह के बाहर टायर 2 के खिलाड़ियों के मुकाबले में कतार में खड़ी मुहिम जो टीमों ने वाकई करीबी तमाशाइयों को दंग कर दिया। जीरो विंग की रहाइशगाह में दाखिल होने वाली हर मुहिम जो टीम एक खास हद तक शोहरत रखती थी। मजीद बरा तमाम टीमों के नुमाइंदों ने बेहतरीन साजो सामान पहन रखा था, जिनमें से कुछ ने लेवल 50 का फाइनगोल्ड साजो सामान पहना हुआ था। इन मुहिम जो टीमों में टायर 2 के बहुत से माहिरीन भी मौजूद थे और कतार में खड़े आजाद टायर 2 माहिरीन के बरक्स
इन मुहिम जो टीम के माहिरीन में से सबसे कमजोर ने हार्ड मोड प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल कर लिया था। इनमें इन माहिरीन से कहीं ज्यादा सलाहियत थी जिन्होंने सिर्फ नॉर्मल मोड क्वेस्ट मुकम्मल किया था। जीरो विंग में शामिल होने की ख्वाहिशमंद इतनी मुहिम जो टीमों के साथ जीरो विंग की ताकत में तेजी से और नुमायां तौर पर इजाफा होगा। हैरत अंगेज, मैंने अब तक 20 से ज्यादा मुहिम जो टीमों को रिहाइशगाह में दाखिल होते देखा है। मजमूई तौर पर इन मुहिम जो टीमों के पास थर्ड रेट गिल्ड से भी ज्यादा जंगी ताकत है। उम्मीद है कि जीरो विंग बहुत ज्यादा को कबूल नहीं करेगा। बसूरत दीगर, हम जैसे आजाद खिलाड़ियों के गिल्ड में शामिल होने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। कतार में खड़े आजाद खिलाड़ी पुरजोश और परेशान थे जब उन्होंने जीरो विंग के नुमाइंदों के पीछे मुख्तलिफ मुहिम जो टीमों को जाते देखा। अब चूंकि जीरो विंग सिटी ने अपने ताकतवर दिफा को जाहिर कर दिया था, बेशुमार खिलाड़ी शहर में तरक्की करना चाहते थे। जीरो विंग का मुस्तकबिल वाज़ेह था। यहां तक कि अगर गिल्ड ने और एम्पायर में अपना मकाम खो दिया तब भी स्टारमोन किंगडम में इसकी हैसियत गैर मुतज़लज़ल रहेगी। आम लोगों के लिए जीरो विंग एक फर्स्ट रेट गिल्ड से भी ज्यादा मजबूत था जिसने 2 या 3 रियासतों पर कब्जा कर रखा था। 2 या 3 रियासतों पर काबिज एक फर्स्ट रेट गिल्ड के पास बहुत सारे वसाइल हो सकते हैं, लेकिन उसकी तरक्की को मुस्तहकम नहीं समझा जा सकता था। अब भी इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान था कि दूसरे गिल्ड्स उसके वसाइल चरा लेंगे। ताहम जीरो विंग के मामले में ऐसा नहीं था। जब तक जीरो विंग सिटी कायम रहेगा, ममलुकत में गिल्ड की पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। जीरो विंग सिटी का दिफा जितना ताकतवर था, किसी भी ताकत के शहर पर कब्जा करने, ऐसे तबाह करने का तसव्वुर करना बहुत मुश्किल था। यहां तक कि अगर कोई ताकत ऐसा करने के काबिल होती तो वो मुमकिना तौर पर स्टारमोन किंगडम जैसे पसमानदा मुल्क में दिलचस्पी नहीं लेगी। वो यकीनी तौर पर बेहतर इलाकों पर अपनी नजरें जमाएंगे। जब रहाइशगाह के बाहर हुजूम जीरो विंग के मुस्तकबिल पर बहस कर रहा था, 2 ख्वातीन रहाइशगाह से बाहर आईं। जिस लम्हे ये दोनों ख्वातीन नमूदार हुईं, बाहर हुजूम में हंगामा बर्पा हो गया। ये रद्द अमल ख्वातीन की बेमिसाल खूबसूरती की वजह से नहीं था, बल्कि उनके ज़रा बख्तर पर लगे गिल्ड एम्बिल्स की वजह से था। उन्होंने न सिर्फ मिस्रसिरन गिल्ड एम्बिल्स पहन रखे थे, बल्कि इन निशानात से गहरे जामनी रंग की चमक भी निकल रही थी। जीरो विंग में आम मेंबरान चमकते हुए गिल्ड एम्बिल्स नहीं पहनते थे। खिलाड़ियों को चमकता हुआ निशान तब ही मिलता था जब वो गिल्ड के अशराफिया में से एक बन जाते थे और उनका निशान हल्के नीले रंग की चमक खारिज करता था। गिल्ड के बुनियादी मेंबरान गिल्ड एम्बिल्स पहनते थे जो हल्के जामनी रंग की चमक देते थे। सिर्फ वो खिलाड़ी जो अपनी क्लास के टॉप 3 में आते थे गहरे जामनी रंग का चमकता हुआ निशान पहनते थे। जीरो विंग की क्लास रैंकिंग का तयन गिल्ड में किसी की शिराकत और उनकी जंगी ताकत से होता था। लिहाजा रैंकिंग किसी माहिर को पहचानने का एक इंतहाई काबिल एतमाद तरीका था। इस हकीकत का कि इन दोनों ख्वातीन ने गहरे जामनी रंग के चमकते हुए गिल्ड एम्बिल्स पहन रखे थे, मतलब ये था कि उन दोनों के जीरो विंग में इंतहाई आला ओहदे थे। ये दोनों ख्वातीन कोई और नहीं बल्कि थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो थी। जब मेलोडी ने वो हंगामा देखा जो थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो ने सिर्फ अपनी जाहिरी शक्ल से पैदा किया था, तो वो सूरत हाल पर हैरत किए बगैर न रह सकी। वो एक गैर जानिबदार नक्शे में इस खातून की मदद करने के बाद ही थॉटफुल रेन से वाकिफ हुई थी। उसने थॉटफुल रेन की ताकत को पहचान लिया था और इस खातून को नानत हेवन में शामिल करने का सोचा था। ताहम अब उसे देखते हुए इसे यह ख्याल मुज़हका खेज लगा। रेन, आपके गिल्ड लीडर ने क्या कहा? मेलोडी ने बेचैनी से पूछा जब वो खातून करीब आई। बड़ी बहन मेलोडी, परेशान ना हो, मैंने पहले ही गिल्ड लीडर से बात कर ली है। वो कहते हैं कि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, थॉटफुल रेन ने मुस्कुराते हुए कहा। गिल्ड लीडर उस वक्त अपने दफ्तर में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। आपके गिल्ड लीडर बात करने के लिए तैयार हैं। मेलोडी ने सुकून का सांस लिया। अब जबकि वो समझ गई थी कि जीरो विंग कितना ताकतवर है, वो जानती थी कि इसके गिल्ड लीडर के साथ मुलाकात तय करना बहुत मुश्किल होगा, खास तौर पर चूंकि इसका गिल्ड महज एक उभरता हुआ सेकंड रेट गिल्ड था। थॉटफुल रेन की मदद लेने से पहले उसने कई फर्स्ट रेट गिल्ड्स से मदद मांगी थी, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि इसकी दरख्वास्त का ताल्लुक डेथ गार्ड वर्कशॉप से है, तो उन्होंने इससे मिलने से भी इनकार कर दिया था। बातचीत तो दूर की बात है, सिर्फ सेटिंग सुन गिल्ड ही उसकी बात सुनने के लिए तैयार हुआ था। जैसे ही कतार में खड़े खिलाड़ी देख रहे थे, थॉटफुल रेन नानत हेवन की तीनों को जीरो विंग के गिल्ड हॉल में ले गई।
गिल्ड हॉल सरगर्मियों से गूंज रहा था। गिल्ड के बहुत से माहिरीन उधर वर्ल्ड गेट के खिलने की तवक्को में रहाइशगाह वापस आ गए थे। इस वक्त 200 से ज्यादा टायर 2 माहिरीन पहली मंजिल के हाल के अर्द गिर्द घूम रहे थे, जिसने मेलोडी और उसके साथियों को दंग कर दिया। जीरो विंग के टायर 2 माहिरीन की तादाद नानत हेवन के माहिरीन से कई गन्ना ज्यादा थी। मजीद बरा ये गिल्ड के टायर 2 माहिरीन का सिर्फ एक हिस्सा था। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी जीरो विंग के मुकाबले में फीके पड़ गए। कुछ ही देर बाद ये ग्रुप गिल्ड हॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर गिल्ड लीडर के दफ्तर के सामने पहुंच गया। इस वक्त कई दर्जन टायर 2 माहिरीन दफ्तर के बाहर बैठे थे, जिनमें से हर एक लेवल 56 आइस से ऊपर का था। ये तमाम माहिरीन जीरो विंग में शामिल होने के लिए दरखास्त देने वाली मुख्तलिफ मुहिम जो टीमों से थे। वो किसी भी फर्स्ट रेट गिल्ड में टॉप रैंक वाले खिलाड़ी होंगे, लेकिन वो खामोशी से बैठे थे, जैसे किसी किस्म के फैसले का इंतजार कर रहे हों। दालान में मौत जैसी खामोशी थी। ताहम थॉटफुल रेन ने उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जब वो मेलोडी के ग्रुप को गिल्ड लीडर के दफ्तर में ले गई। जब मेलोडी और दीगर दफ्तर में दाखिल हुए तो उन्होंने महसूस किया कि एक जाबिराना एहसास उनके जिस्मों पर गालिब आ गया है। ये एहसास सैफ अली से पैदा नहीं हुआ था, जो दफ्तर की मेज के पीछे बैठा था, बल्कि कोला और दीगर से पैदा हुआ था, जो अपने गिल्ड लीडर के करीब खड़े थे। जब उन्होंने कोला और उसके साथियों के लेवल्स देखे तो मेलोडी का ग्रुप बेज़बान रह गया। कोला समेत इनमें से 4 लोग लेवल 60 तक पहुंच चुके थे, जबकि बाकी लेवल 59 के थे। इस वक्त फॉरेस्ट सिटी में सबसे ज्यादा लेवल वाला खिलाड़ी भी सिर्फ लेवल 58 का था। अब यहां है। रेन ने मुझे पहले ही अब की सूरत हाल के बारे में बता दिया है। जीरो विंग अब के मसले में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इसके बदले में जीरो विंग फॉरेस्ट सिटी के मरकजी जिला में 2 दुकानें चाहता है। इस शर्त पर आपके क्या ख्यालात हैं? सैफ अली ने मेलोडी को कमरे में दाखिल होते देखकर कहा। मरकजी जिला की 2 दुकानें। मेलोडी ने यह सुनकर सुकून का सांस लिया। इसे डर था कि सैफ अली उनकी मुश्किल सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और उन्हें लूट लेगा, लेकिन उसने महज इससे एक दुकान ज्यादा मांगी थी जो उसने इब्तिदाई तौर पर तैयार की थी। ये कोई मसला नहीं होगा। ताहम क्या मैं जान सकती हूं कि गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम डेथ गार्ड वर्कशॉप के हवाले से इस मामले से कब निपटने का इरादा रखते हैं? अगर सूरत हाल बहुत तवील अरसे तक खींच गई तो नानत हेवन का नुकसान तेजी से शदीद हो जाएगा। बदकिस्मती से डेथ गार्ड वर्कशॉप जैसी तंजीम से निपटना आसान नहीं था। तैयारियां करनी पड़ती थी। अगर सैफ अली उसे एक टाइम फ्रेम दे सकता तो उसे इसके गिल्ड के साथ हम आहंगी पैदा करने में आसानी होती। एक बार जब हम मुआहदे पर दस्तखत कर ले, मैं इस मसले से निपटने के लिए कोला के ग्रुप को आपके साथ फॉरेस्ट सिटी भेजूंगा, सैफ अली ने जवाब दिया। सिर्फ वो सैफ अली का मंसूबा सुनकर विनरम राशोमून की आंखें सदमे से फैल गईं। कोला और दीगर की तरफ मोड़ते हुए वो ये महसूस किए बगैर न रह सका कि सैफ अली उन्हें बहुत हल्के में ले रहा है। उसे डेथ गार्ड वर्कशॉप की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। डेथ गार्ड वर्कशॉप के कई 100 मेंबरान थे और उनमें से हर एक माहिर था। मजीद बरा वर्कशॉप मुसलसल हिट एंड रन की हिकमत अमली इस्तेमाल करती थी, जिससे इसकी नकल व हरकत गैर मुतवक्के हो जाती थी। सिर्फ कोला की पार्टी में मौजूद चंद खिलाड़ियों के साथ डेथ गार्ड वर्कशॉप को रोकना नामुमकिन होगा। अगर मामला इतना ही आसान होता तो नानत हेवन इसे बगैर किसी मदद के हल कर सकता था। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम डेथ गार्ड वर्कशॉप काफी ताकतवर है, जो गिल्ड्स के खिलाफ गोरिल्ला जंग के इस्तेमाल में माहिर है। यहां तक कि सुपर पावर्स को भी उनकी हरकत को बर्दाश्त करना पड़ता है। इतने कम लोगों के साथ मुझे डर है कि मेलोडी ने सैफ अली को खबरदार करने की कोशिश की। आराम करें, कोला का ग्रुप काफी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इस मसले से निपटने का कोई और तरीका तलाश करूंगा, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। अगर आपको कोई और तशवीश नहीं है तो आइए मुआहदे पर दस्तखत करें। मेलोडी सैफ अली के जवाब पर आहें भरे बगैर न रह सकी, लेकिन चूंकि वो मदद करने पर राजी हो गया था, इसलिए बहुत ज्यादा मुतालबा करना इसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। वो सिर्फ ये देख सकती थी कि ये कैसे अंजाम पाता है। अगर मसला बरकरार रहा तो जीरो विंग डेथ गार्ड वर्कशॉप से निपटने के लिए मजीद माहिरीन भेजेगा। चैप्टर 1918 फेरी कंट्री। एक बार जब सैफ अली और मेलोडी ने अपने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो कोला और फायर डांस, जिन्हें सैफ अली ने 20 रुकनी टीम की क़यादत करने का काम सौंपा था, मेलोडी के ग्रुप के पीछे फॉरेस्ट सिटी गए।
जब सैफ अली नानत हेवन के हवाले से सूरत हाल से फारिग हो गया तो उसने जीरो विंग में शामिल करने के लिए चंद मुहिम जो टीमों का इंतखाब किया। ये मुहिम जो टीमें इसकी पिछली जिंदगी के दौरान निस्बतन ताकतवर रही थीं, हालांकि वो अभी तक अपनी पूरी सलाहियत तक नहीं पहुंची थी। खुशकिस्मती से उनके माहिरीन बड़े गिल्ड्स के माहिरीन से कमजोर नहीं थे। इनमें सिर्फ वसाइल और जंगी तजुर्बे की कमी थी। दरख्वास्त देने वाली मुहिम जो टीमों में पर्पल थूरन्स किंगडम की इनबाउंडेड ने वाकई सैफ अली को हैरान कर दिया था। अब भी इनबाउंडेड अपनी ममलुकत की टॉप 100 मुहिम जो टीमों में शुमार होती थी। इनबाउंडेड का कमांडर सटबर्न बोन भी माजी में काफी मशहूर रहा था। उसने न सिर्फ इनबाउंडेड को एक आला मुहिम जो टीम के तौर पर तैयार किया था, बल्कि वो खुद भी एक टायर 4 बरसकर बन गया था। बदकिस्मती से साजो सामान की कमी की वजह से वो कभी टायर 5 तक नहीं पहुंच सका था। इनबाउंडेड का एक और मेंबर भी था जो टायर 4 तक पहुंच गया था, आर्क लाइट सोरोड एम्परर 7 लाइट। अगरचे 7 लाइट सटबर्न बोन से कदरे कमजोर था, लेकिन यह फर्क उनकी तकनीक के मेयार से मुताल्लिक नहीं था, बल्कि मुनासिब साजो सामान और हथियारों की कमी की वजह से था। दरी असना इस हकीकत की वजह से कि इनबाउंडेड के पास 2 टायर 4 माहिर मेंबरान थे, ये सीक्रेट पवेलियन की नजर में बमुश्किल एक आला मुहिम जो टीम के तौर पर अहल हुई थी। इसके बावजूद ये कारनामा मुतासिर कुन था। बहरहाल सीक्रेट पवेलियन की पहचान हासिल करने वाली आला मुहिम जो टीमें बेहतरीन सेकेंड रेट गिल्ड्स का भी मुकाबला कर सकती थीं, जिनमें से कुछ ज्यादा ताकतवर टीमें फर्स्ट रेट गिल्ड्स का मुकाबला करती थीं। अब चूंकि जीरो विंग ने इनबाउंडेड को जम कर लिया था, इससे ये जमानत मिल गई थी कि जीरो विंग के पास मुस्तकबिल में 2 मजीद आला माहिरीन होंगे। मजीद बरा, चूंकि इनबाउंडेड ने पर्पल थूरन्स किंगडम में अपनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज की थी, इसलिए मुहिम जो टीम ने ममलुकत में एक बुनियाद कायम कर ली थी। इनबाउंडेड को जम करने के बाद जीरो विंग का ममलुकत में ज्यादा असर और रसूख होगा, जिससे बदले में ममलुकत के लिए मुनफरिद वसाइल हासिल करना आसान हो जाएगा। मुहिम जो टीमों का इंतखाब मुकम्मल करने के बाद सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ गया और ऑलराउंडेड डिवाइसेस की बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी। उसने मिलनकोलुक समाइल को कामा आइलैंड की अपनी मुहिम की तैयारी में एडवांस्ड डार्कनेस रेजिस्टेंस पोशनस की तैयारी का बंदोबस्त करने की भी हिदायत की। दरी असना जीरो विंग के गिल्ड हॉल की दूसरी मंजिल के हाल में जब हॉल में इंतजार करने वाले मुख्तलिफ मुहिम जो टीम के नुमाइंदों ने आबिदा गाल को देखा तो वो सब घबराए बगैर न रह सके। आपकी मुहिम जो टीमों पर तहकीक करने के बाद हमने फैसला किया है कि हम सिर्फ इस फहरिस्त में शामिल टीमों का मुकम्मल खैर मकदम करेंगे। जो फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, जीरो विंग उनके मेंबरान के एक हिस्से को कबूल करेगा। आबिदा गाल ने मौजूद मुख्तलिफ मुहिम जो टीमों को एक फहरिस्त देते हुए कहा। इसके अलावा शामिल होने पर राजी होने वाली हर मुहिम जो टीम को जीरो विंग में 20 अंदरूनी मेंबर स्लॉट्स मिलेंगे। अगर आप इन शराइत से मुत्तफिक हैं तो आप मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए मुझसे मिल सकते हैं और हमारे गिल्ड मेंबरान में से एक बन सकते हैं। इस वक्त 60 से ज्यादा मुहिम जो टीमें जीरो विंग में शामिल होने में दिलचस्पी रखती थीं, लेकिन गिल्ड सिर्फ महदूद तादाद में खिलाड़ियों को भर्ती करने का मुतहम्मिल हो सकता था। अगर जीरो विंग ने बहुत ज्यादा भर्ती किए तो इससे सिर्फ गिल्ड की तरक्की में रुकावट पैदा होगी। लिहाजा सैफ अली की मुंतखब करदा मुहिम जो टीमों समेत आबिदा गाल ने सिर्फ 11 मुहिम जो टीमों को जीरो विंग में शामिल होने की इजाजत देने का फैसला किया था, जिनमें से सभी के पास निस्बतन मजबूत टायर 2 माहिरीन और वसाइल थे जो जीरो विंग की तरक्की के लिए अहम होंगे। फहरिस्त चेक करने के बाद कुछ मुहिम जो टीमों ने जश्न मनाया, जबकि दीगर मायूस हो गईं। कमांडर, ये बहुत अच्छा है। हमारी मुहिम जो टीम मजमूई तौर पर जीरो विंग में शामिल हो सकती है, 7 लाइट ने फहरिस्त पढ़ने के बाद खुशी से कहा। शैतानी ड्रैगन के साथ सैफ अली की लड़ाई देखने के बाद गिल्ड में शामिल होने की इसकी ख्वाहिश बढ़ गई थी। ताकत और रफ्तार के लिहाज से नुकसान में होने के बावजूद सैफ अली ने शैतानी ड्रैगन को बेबस करने के लिए अपनी गैर मामूली तकनीकों पर इन्हिसार किया था। वो पूरी तरह मशहूर हो गया था। जब उसने सोचा कि गिल्ड में शामिल होने के बाद वो किस तरह सैफ अली से रहनुमाई हासिल कर सकेगा, तो वो अपने जोश पर काबू ना पा सका। अच्छा, अभी के लिए मैं जाकर जीरो विंग के साथ 1000 आदमियों का लश्कर बनाने के लिए दरखास्त दूंगा, जबकि तुम वापस जाओ और हमारे खिलाड़ियों को जीरो विंग सिटी हिजरत करने के लिए तैयार करो। अब से हम इस शहर से काम करेंगे। सटबर्न बोन भी इतना ही खुश था। जीरो विंग में शामिल होने के लिए दरखास्त देने से पहले ही
उसने सुना था कि जीरो विंग अपने खिलाड़ियों को हैरत अंगेज फवाइद पेश करता है। जब उसने जीरो विंग की रहायशगाह में कदम रखा था तो उसे मालूम हुआ था कि हकीकत अफवाहों से भी बेहतर थी। बैटल एरिना के जंगी कमरों का इस्तेमाल करते वक्त न सिर्फ जीरो विंग के मेंबरान को तरजीह हासिल थी, बल्कि वो जीसीपीज के बदले जदीद जंगी कमरे भी किराए पर ले सकते थे। जब तक उनके पास काफी जीसीपीज थे, वो हर किस्म की जंगी तकनीकें भी सीख सकते थे। ताहम जिस चीज ने इसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो जीरो विंग का गिल्ड वेयर हाउस था। वहां खरीदारी के लिए लेवल 55 और 60 के डार्क गोल्ड हथियार और साजो सामान भी दस्तयाब थे। यकीनन इन अशिया को खरीदने के लिए गिल्ड मेंबरान के पास काफी जीसीपीज और मुनासिब हैसियत होनी चाहिए थी। सिर्फ बुनियादी मेंबरान को आला दर्जे की अशिया तक रसाई की इजाजत थी। इसके बावजूद एलियट मेंबरान लेवल 55 और 60 के फाइनोल्ड हथियार और साजो सामान खरीद सकते थे। मजीद बरा जीरो विंग के मेंबरान के पास पैसे कमाने के मुख्तलिफ तरीके थे। न सिर्फ गिल्ड की मुख्तलिफ रहाइश गाहों में बहुत सारे आला दर्जे के कोर्ट्स दस्तयाब थे, बल्कि सिल्वर विंग सिटी में गिल्ड ट्रांसपोर्टेशन कोर्ट्स भी काफी तादाद में दस्तयाब थे। इन गिल्ड ट्रांसपोर्टेशन कोर्ट्स ने नॉन मेंबरान के लिए ट्रांसपोर्टेशन फर्म के कोर्ट्स से कहीं बेहतर मुआवजा दिया। इन तमाम वसाइल के साथ सटबर्न बोन को गार्ड्स डोमेन में एक आला माहिर बनने की भी उम्मीद थी। ताहम वो पहले इन बाउंडेड के मेंबरान को जीरो विंग सिटी में आबाद करना चाहता था। फिर वो गिल्ड में अपनी पोजीशन बुलंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो ऐसा करके ही तरक्की के लिए मजीद वसाइल हासिल कर सकता था। जीरो विंग में शामिल होने वाली तमाम मुहिम जो टीमें आम मेंबरान के तौर पर शुरुआत करेंगी और कमांडर्स भी इससे मुस्तसन नहीं थे। दरी असना फेरी कंट्री में, जो स्टॉर्मोन किंगडम से बहुत दूर एक गैर जानिबदार नक्शा है, मेलोडी की क़यादत में कोला और दीगर बिलाखिर फेरी कंट्री के फॉरेस्ट सिटी पहुंच गए। ये जगह कितनी खुशहाल है। ऐसा लगता है कि यहाँ स्टारमोन सिटी से कहीं ज्यादा खिलाड़ी हैं। रशेडो सोरुड हाफस्टमैन और हाफालवोज को सड़कों पर भरा हुआ देखकर थोड़ा हैरान हुआ। फायर डांस और दीगर ने इत्तफाक में सर हिलाया। उनकी राय में बहुत कम खिलाड़ियों को गैर जानिबदार नस्ल के तौर पर खेलने का इंतखाब करना चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट सिटी की सड़कें खिंचाखच भरी हुई थी। मजीद बरा ये तमाम खिलाड़ी बहुत आला लेवल के थे, जिनमें से ज्यादातर लेवल 55 को उबूर कर चुके थे। इनमें से बहुत से लेवल 57 तक भी पहुंच चुके थे, जो गेम के इस मरहले पर सिर्फ माहिर खिलाड़ी ही कर सकते थे। दरहकीकत फॉरेस्ट सिटी में मुमकिना तौर पर जीरो विंग सिटी से ज्यादा लेवल 57 के खिलाड़ी थे। फॉरेस्ट सिटी फेरी कंट्री का दारुल हुकूमत है। मुल्क के 1/3 हाफस्टमैन और हाफालवोज यहाँ है। अगरचे इसका मवाजना किसी सल्तनत के शाही दारुल हुकूमत से नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक आम ममलुकत के दारुल हुकूमत से ज्यादा खुशहाल है। फेरी कंट्री उन खिलाड़ियों का मरकज है जो इनफरादी ताकत के ख्वाहां हैं। खिलाड़ी यहाँ मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों से आते हैं। अगर आप इन तमाम खिलाड़ियों को एक ही जगह पर इकट्ठा करते हैं तो ये फितरी बात है कि आपको एक खौफनाक तादाद मिलेगी। मजीद खिलाड़ी शहर में उमड़ते रहते हैं। यही वजह है कि बहुत से बड़े गिल्ड्स ने फेरी कंट्री पर अपनी नजरें जमा रखी हैं। कुछ गिल्ड्स ने तो अपने तमाम खिलाड़ियों को गैर जानिबदार नस्लों में तब्दील कर दिया है, मेलोडी ने वजाहत की। फॉरेस्ट सिटी में 5 फर्स्ट रेट गिल्ड्स काम कर रहे हैं और हर कोई शहर के हुक्मरान के ओहदे के लिए मुकाबला कर रहा है। 5 फर्स्ट रेट गिल्ड्स इस शहर पर मुकाबला कर रहे हैं। फायर डांस हैरान रह गई। गेम के इब्तिदाई मराहिल के दौरान स्टारमोन किंगडम में मुकाबला शदीद रहा था, लेकिन सिर्फ 3 फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने हिस्सा लिया था। ताहम 5 फर्स्ट रेट गिल्ड्स इस एक एनपीसी शहर पर लड़ रहे थे। यकीनन फायर डांस ने फॉरेस्ट सिटी की कदर को पहचान लिया। मेलोडी की जानिब से फायर डांस और उसकी टीम को मशहूर कुन फॉरेस्ट सिटी से मुतारफ कराने के कुछ ही देर बाद इसे एक पैगाम मौसूल हुआ। जैसे ही इसने उसे पढ़ा, मेलोडी के तासुरात तारीक हो गए। क्या कुछ हुआ है? फायर डांस ने तब्दीली को महसूस करते हुए पूछा। मुझे अभी एक रिपोर्ट मौसूल हुई है जिसमें बताया गया है कि डेथ गार्ड वर्कशॉप ने एक बार फिर कार्रवाई की है। कुछ देर पहले वर्कशॉप ने हमारी 1000 आदमियों की एक टीम पर इस वक्त घात लगाकर हमला किया जब वो एक फील्ड बास पर छापा मार रही थी, मेलोडी ने संजीदगी से कहा। डेथ गार्ड वर्कशॉप, मेलोडी के अल्फाज सुनकर फायर डांस के चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट बखर गई जब उसने पूछा, क्या आप हमें अभी वहां ले जा सकती है? अभी? मेलोडी एक लम्हे के लिए दंग रह गई।
हम हमले की जगह से काफी दूर हैं। जब तक हम पहुंचेंगे वो जा चुके होंगे। मजीद बरा, डेथ गार्ड वर्कशॉप ने इस बार सिर्फ 100 आदमियों की टीम भेजी है और हर मेंबर एक माहिर है। सिर्फ अब 20 के साथ मुझे डर है कि ये ठीक है, बस हमें एक नजर देखने के लिए वहां ले चलीं। फायर डांस ने पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ नरमी से मुतालबा किया। चैप्टर 1919 राकेशों का मैदान जंग। फायर डांस का पुरएतमाद लहजा सुनकर मेलोडी ने विनरम राशोमून को एक टीम मुनज़्ज़म करने के लिए भेजा। अगरचे वो समझती थी कि फायर डांस और दीगर गैर मामूली तौर पर मजबूत थे, लेकिन डेथ गार्ड वर्कशॉप कोई मामूली हरीफ नहीं था। बसूरत दीगर फॉरेस्ट सिटी के मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स को वर्कशॉप की वजह से इतना बड़ा दर्द सर ना होता। ये मालूम होना चाहिए कि डेथ गार्ड वर्कशॉप ने इन गिल्ड्स की टीमों पर कई बार घात लगाकर हमला किया था, लेकिन वर्कशॉप के मेंबरान काफी चालाक थे। जवाबी कार्रवाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद उनकी कोशिशें चंद छोटे मोहरों पर ज़ाय हो गई थीं। वो डेथ गार्ड वर्कशॉप के मरकज तक नहीं पहुंच सके थे। यही वजह थी कि जिन तमाम गिल्ड्स से इसने राब्ता किया था, उनमें से सिर्फ सुपरफॉरेस्टर गिल्ड सेटिंग सुन उनकी मदद करने के लिए तैयार हुआ था। ताहम सेटिंग सुन की कीमत बहुत जालिमाना थी। सेटिंग सुन की पेशकश को कबूल करना इस गिल्ड को दे देने से मुख्तलिफ नहीं था, जिसे इसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। वो ऐसी बात पर कभी राजी नहीं होगी। दरी असना, डेथ गार्ड वर्कशॉप ने नानत हेवन की 1000 आदमियों की टीम पर घात लगाकर हमला करने के लिए जितने मेंबरान को मुतहर्रिक किया था, अगर फायर डांस और उसके साथियों ने वाकई वर्कशॉप के मेंबरान को ढूंढ लिया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा एहतियात के तौर पर उसने अपने कुछ लोगों को साथ ले जाने का फैसला किया था। वो फॉरेस्ट सिटी पहुंचने के इतनी जल्दी बाद फायर डांस और दीगर को मरने नहीं दे सकती थी। जीरो विंग को समझाना मुश्किल होगा। वक्त की कमी की वजह से विनरम राशोमून गिल्ड से सिर्फ 200 से कुछ ज्यादा माहिरीन को इकट्ठा करने में कामयाब हो सका, इससे पहले कि मेलोडी फायर डांस और टीम को विस्प सिमेट्री ले गई, जो फॉरेस्ट सिटी से कुछ फासले पर लेवल 60 से 75 का नक्शा था। विस्प सिमेट्री के ऊपर आसमान पर सारा साल गहरे बादल छाए रहते थे, और अगरचे सरसब्ज जंगल ने इस इलाके को घेर रखा था, लेकिन इससे एक जाबिराना और उदास चमक निकलती थी। ताहम चूंकि ये एक आला वसाइल वाला नक्शा था, इसलिए बहुत से गिल्ड्स अक्सर यहाँ ग्राइंड करते और वसाइल जमा करते थे। मेलोडी और उसका ग्रुप एहतियात से जंगल के रास्ते पर आगे बढ़े जब वो रिपोर्ट शदा मैदान जंग की तरफ जा रहे थे। अगरचे बहुत से राकुशस विस्प सिमेट्री को अपना घर नहीं कहते थे, लेकिन इलाके में मौजूद वानड्रन विस्पस नाकाबिल यकीन हद तक परेशान कुन थे। एक बार जब वो जानदारों को देख लेते तो वो घुसने वालों को खत्म करने के लिए इनडेड क्रीचर्स की एक छोटी सी फौज को बुला लेते। ये छोटे राकुशस अपनी पुकार से आसानी से सैकड़ों और हजारों अनडेड क्रीचर्स को बुला सकते थे। मामलात को मजीद खराब करने के लिए इनडेड क्रीचर्स ने न सिर्फ बहुत कम EXP फराहम की, बल्कि उन्होंने तकरीबन कभी भी अच्छी अशिया नहीं गिराई। नतीजे के तौर पर विस्प सिमेट्री में ग्राइंड करने वाले खिलाड़ियों ने जितना मुमकिन हो सके वानड्रन विस्पस और अनडेड क्रीचर्स से बचने की कोशिश की। विस्प सिमेट्री में तकरीबन आधे घंटे तक सफर करने के बाद मेलोडी का ग्रुप बिलाखिर हमले की जगह पर पहुंच गया। डेथ गार्ड वर्कशॉप ने एक जेर जमीन मकबरे के दरवाजे पर नानत हेवन के खिलाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया था। मकबरे में लेवल 63 का फील्ड बास था, और डेथ गार्ड वर्कशॉप ने अपने हमले के दौरान नानत हेवन के मेंबरान और फील्ड बास दोनों को मार डाला था। मकबरे के अंदर और बाहर लड़ाई के निशानात वाजे थे। ये वाजे था कि हालिया जंग शदीद रही थी। खिलाड़ियों का खून जमीन पर बिखरा हुआ था, जिससे हवा में उसकी बदबू फैल गई थी। उन्होंने बासफाट के दौरान हमला किया होगा। उन्होंने किसी को भी फरार होने से रोकने के लिए मकबरे के बाहर कुछ खिलाड़ियों को तैनात किया होगा। क्या 1000 आदमियों की टीम में से कोई बचा था? थाटफुल रेन ने खून के धब्बों का मुशाहिदा करने के बाद मेलोडी से पूछने के लिए मुड़कर कहा। एक भी शख्स फरार होने में कामयाब नहीं हो सका। डेथ गार्ड वर्कशॉप हमेशा इसी तरह काम करती है। जब भी वर्कशॉप हमला करती है तो वो इलाके को सेल करने के लिए एक मैजिक स्क्रॉल का इस्तेमाल करती है, जिससे खिलाड़ियों को इंस्टेंटेनियस मूवमेंट स्क्रॉल्स और रिटर्न स्क्रॉल्स इस्तेमाल करने से रोका जाता है। मेलोडी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अगरचे जिस टीम पर हमला किया गया वो गिल्ड की मरकजी फोर्स नहीं थी, लेकिन ये माहिर खिलाड़ियों की क़यादत में एक एलिट टीम थी। पूरी टीम को खोने से नुमाया नुकसान हुआ था। न सिर्फ हर खिलाड़ी मर गया था, बल्कि इन सब ने साजो सामान का एक टुकड़ा भी खो दिया था।
खोए हुए हथियार और साजो सामान खोए हुए लेवल से कहीं ज्यादा बड़ा मसला थे। बड़ी बहन फायर, जंग खत्म हुए बहुत वक्त गुजर चुका है। वर्कशॉप के खिलाड़ी पहले ही इलाका छोड़ चुके हैं और उनके निशानात मिट चुके हैं। मुझे डर है कि उनका पीछा करना नामुमकिन है, फ्लाइंग शैडो ने अपनी ट्रैकिंग शकल से कोई नतीजा न मिलने के बाद कहा। आपकी टायर एक ट्रैकिंग शकल काफी नहीं है। खुशकिस्मती से मैंने हाल ही में माना परसिपिशन सीखी है, जो एक नायाब टायर 2 ट्रैकिंग शकल है। अब मैं इन निशानात को महसूस कर सकती हूं जो नंगी आंख से नजर नहीं आते। सीधे अल्फाज में मैं इन माना के उतार चढ़ाव को देख सकती हूं जो खिलाड़ी पीछे छोड़ जाते हैं। जंग खत्म हुए 3 घंटे से भी कम वक्त हुआ है, इसलिए डेथ गार्ड वर्कशॉप के खिलाड़ी अब भी मेरी इदराक की हद में हैं। यहां तक कि एक टायर एक वांटरकिंग शकल का भी मेरी शकल के खिलाफ कोई असर नहीं होगा। फायर डांस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आपके ख्याल में गिल्ड लीडर ने मुझे और क्यों भेजा है? फायर डांस के अल्फाज सुनकर फ्लाइंग शैडो थोड़ा पुरजोश हो गया। उसने सोचा था कि यह काम मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा लगता था कि वो फायर डांस की नई शकल के साथ इस काम को तेजी से मुकम्मल कर सकेंगे। फायर डांस ने फिर माना परसिपिशन का इस्तेमाल करते हुए हमला आवर खिलाड़ियों का सुराग लगाना शुरू किया। अगर डेथ गार्ड वर्कशॉप के मेंबरान ने इलाका छोड़ने के लिए रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल किया होता तो वो उनका सुराग नहीं लगा पाती। ताहम वो उन्हें ढूंढ लेगी जब तक कि वो सिर्फ चल कर गए हों। ये लोग रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल करके नहीं गए हैं। कुछ देर यहां रुकने के बाद वो शुमाल की तरफ चले गए। फायर डांस ने माना के उतार चढ़ाव को जंगल की तरफ जाते हुए देखकर कहा। जल्दी से, उसने कहा, वो सिर्फ 1 घंटा पहले गए हैं। हमें अब भी उन तक पहुंचने की उम्मीद है। आइए चलते हैं। ये कहते हुए फायर डांस ने बर्तरी हासिल की और अपने साथियों के साथ माना के उतार चढ़ाव का पीछा किया। उसने उन्हें ढूंढ लिया। मेलोडी अपने बढ़ते हुए जोश पर काबू ना पा सकी। जल्दी से वो और उसके गिल्ड के 200 से ज्यादा माहिरीन फायर डांस के पीछे चल पड़े। उसने कभी नहीं सोचा था कि फायर डांस 1 घंटे से ज्यादा पुराने रास्ते का पता लगाने में इतनी हैरत अंगेज थी। आम ट्रैकिंग स्किल्स काफी मुतासिर कुन थीं अगर वो 30 मिनट पुराने निशानात तलाश कर सकती। अगर हदफ के पास वांटरकिंग शकल होती तो उन्हें तलाश करना और भी मुश्किल हो जाता। तकरीबन आधे घंटे तक रास्ते पर चलने के बाद ये ग्रुप बिलाखिर दरख्तों के एक घने झुंड में वाक़े एक कदीम मंदिर के सामने पहुंच गया। एक नज़र में मंदिर के दरवाजे के सामने 500 से ज्यादा खिलाड़ी जमा थे। ताहम ये खिलाड़ी 2 मुख्तलिफ ग्रुपों का हिस्सा थे, एक 60 आदमियों की टीम और एक 500 आदमियों की टीम। तमाम 500 ने निस्बतन आला मयार का यकसा साजो सामान पहन रखा था और वो सब लेवल 56 आइस से ऊपर के थे। ये वाज़े तौर पर एक गिल्ड टीम थी। हाँ, क्या वो ईस्ट करो का टर्बिल मैडनेस नहीं है? मेलोडी, जो एक दरख्त के पीछे छपी हुई थी, ने 500 आदमियों की टीम के दरमियान एक नेक आदमी को देखकर ऊंची आवाज में सोचा। इस आदमी ने अलिफा क्वाबलूम्ज के कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक अमला था जिसमें 3 चमकदार जवाहरात जुड़े हुए थे। वो यहाँ क्यों है? टर्बिल मैडनेस ईस्ट करो का वाइस गिल्ड लीडर था, जो एक फर्स्ट रेट गिल्ड था। इनफरादी ताकत के लिहाज से वो अपने गिल्ड में सबसे ऊपर था। वो फॉरेस्ट सिटी में आला दर्जे के एलिमेंटलिस्ट्स में से एक था और वो इससे कमजोर नहीं था। ईस्ट करो की 500 आदमियों की टीम ने डेथ गार्ड वर्कशॉप के 60 मेंबरान को घेर लिया था। ये वाज़े था कि ईस्ट करो ने इसके ग्रुप से पहले परेशान कुन खिलाड़ियों का पता लगा लिया था। कितनी खुशकिस्मती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे डेथ गार्ड वर्कशॉप के 2 मशहूर कमांडरों फरोसट रेन और चॉपिड एक्स से एक ही वक्त में मिलने का मौका मिलेगा। आपका सुराग लगाना मुश्किल रहा है। अब की माजी की ज्यादतियों की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। टर्बिल मैडनेस ने डेथ गार्ड वर्कशॉप के ग्रुप के दरमियान एक मर्द और एक औरत को घूरते हुए गुस्से से कहा। इल्मी शक्ल वाला उधेड़ उम्र का आदमी लेवल 58 टायर 2 का सोवर्ड्समैन था, जबकि जंगली चमक बखेरने वाली लंबी औरत लेवल 58 टायर 2 की बरसरेकर थी। फरोसट, अब के ख्याल में हमने ईस्ट करो के साथ क्या किया? लंबी औरत ने सूरत हाल पर गौर करते हुए पूछा। ऐसा लगता था जैसे वो याद करने की कोशिश कर रही हो कि इसने इस फर्स्ट रेट गिल्ड के साथ क्या किया था। मुझे याद नहीं है। हमने बहुत सी चीजें की हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं सब कुछ याद रख सकूं। चूंकि हमें याद नहीं है, इसलिए यह अहम नहीं रहा होगा। फरोसट रेन, इल्मी आदमी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा।
और ऐसे मामूली मामलात पर अपनी अदम तवज्जोही का इजहार किया। एक महज वर्कशॉप ईस्ट करो का मजाक उड़ाने की हिम्मत करती है। हमने पहले ही आपको घेर लिया है, आप में से किसी को भी इस जगह से जिंदा निकलने का नहीं सोचना चाहिए, टर्बिल मैडनेस गुस्से से चलाया। ईस्ट करो के दीगर मेंबरान जुनून में मुब्तला हो गए और जब उन्होंने डेथ गार्ड वर्कशॉप के खिलाड़ियों पर हमला किया तो उनसे कत्ल का इरादा छलक रहा था। वर्कशॉप के खिलाड़ियों ने इससे कब्ल उनके गिल्ड लीडर को खेतों में मार डाला था और एक अहम एपिक वेपन चरा लिया था, फिर भी उन्होंने ऐसा सलूक किया जैसे इस वाकये का कोई मतलब ना हो। इससे ईस्ट करो के खिलाड़ियों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा। डेथ गार्ड वर्कशॉप के मेंबरान पर बेशुमार जादू और तीरों की बारिश हुई जब ईस्ट करो के एमटीज और हंगामा खेज खिलाड़ियों ने अपना घेरा तंग किया। ये तमाम गिल्ड खिलाड़ी माहिर थे और उनकी हम आहंगी बेऐब थी। इतनी बातों के बाद अब भी हम पर हमला करते हैं, चॉपिड एक्स लंबी औरत ने कहा। मेरा अभी तक पेट नहीं भरा है, तो आइए देखते हैं कि अब ईस्ट करो के खिलाड़ी कितनी दूर जा सकते हैं। ऐसा कहने के बाद चॉपिड एक्स खिलाड़ियों की सुकड़ती हुई दीवार में घुस गई। ताहम फरोसट रेन ने जंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने बोरियत से जमाई ली, जिससे गिल्ड के खिलाड़ियों का गुस्सा मजीद भड़क उठा। फ्रंट लाइन पर मौजूद एमटीज और हंगामा खेज खिलाड़ियों ने अपनी खास चालों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और जंग में चॉपिड एक्स का सामना किया। खुश होकर चॉपिड एक्स ने अपने हाथों में मौजूद जरूरत से ज्यादा बड़ी कुल्हाड़ी को उठाया और उसे करीब आने वाले खिलाड़ियों पर लहराया। पींग पींग पींग। जैसे ही दोनों फरीक आपस में टकराए, लेवल 56 प्लस के शील्ड वॉरियर्स, गार्डियन नाइट्स, बरसरकरस, सुवर्ड्समैन और इसीसंस हुआ में उड़ गए और उनकी एचपीज गिर गईं। यहां तक कि उनके हिलर्स भी नुकसान का मुकाबला नहीं कर सके। 30 सेकंड से भी कम वक्त में चॉपिड एक्स ने ईस्ट करो के घेरे में एक सुराख कर दिया था। ये देखकर डेथ गार्ड वर्कशॉप के मेंबरान खला में से गुजरे और गिल्ड के रेंजड खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। जंग शुरू होने के 1 मिनट से भी कम वक्त में ईस्ट करो की 500 आदमियों की टीम में से सिर्फ आधी जिंदा बची थी। फिर भी वर्कशॉप की टीम को सिर्फ चंद हलाकतों का सामना करना पड़ा था। गिल्ड के खिलाड़ियों की चीखों ने मैदान जंग को भर दिया और मामलात को मजीद खराब करने के लिए एक भी खिलाड़ी चॉपिड एक्स के खिलाफ 5 से ज्यादा चालों तक नहीं टुक सका। यहां तक कि टायर 2 एमटीज भी इसके 4 हमलों के बाद गिर गए। वो मैदान जंग में ना रुकने वाली थी। क्या वो कोई राकुशस है? टर्बिल मैडनेस औरत के बेलगाम कत्ल आम को देखकर दंग रह गया। इसका लड़ने का जज्बा दम तोड़ रहा था। कितना बोरिंग। अपने पहले ही हार मान ली, चॉपिड एक्स ने अपनी जबान चटखाई जब उसने टर्बिल मैडनेस की आंखों में खौफ देखा, जो वाज़े तौर पर मायूस थी। ठीक है एक्स, ये काफी है। हमारे पास इन लोगों के साथ खेलने का वक्त नहीं है। हमें जल्दी से मंदिर में दाखिल होने की जरूरत है। फरोसट रेन, जिसने एक भी हरकत नहीं की थी, ने अपने सामने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए अपने साथी को याद दिलाया। उसने 200 से ज्यादा ईस्ट करो मेंबरान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जो अभी तक जिंदा थे। चैप्टर 1920 जीरो विंग बमुकाबला डेथ गार्ड। जैसे ही टर्बिल मैडनेस और ईस्ट करो के दीगर मेंबरान ने अपना लड़ने का जज्बा खो दिया, उन्होंने डेथ गार्ड वर्कशॉप की टीम से दूर हटना शुरू कर दिया। खास तौर पर कुल्हाड़ी चलाने वाली चॉपिड एक्स से बचने की कोशिश की। खौफ ने गिल्ड के खिलाड़ियों को मगलूब कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे देखा। ये एक तरफा जंग एक ड्राउने ख्वाब की तरह महसूस हुई। वो सब ईस्ट करो एक फर्स्ट रेट गिल्ड के माहिरीन थे, लेकिन वो वर्कशॉप के खिलाड़ियों के सामने बेबस बच्चों के सवा कुछ नहीं थे। अगर उन्होंने ये कहानी फॉरेस्ट सिटी में सुनाई तो कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। गैर जानिबदार नस्ल के खिलाड़ियों के तौर पर उनके टायर 2 प्रमोशन कोर्स इंसानी खिलाड़ियों के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल थे। यकीनन उनकी टायर 2 प्रमोशन मुकम्मल करने के बाद उनकी नस्ली खुसूसियात में भी इजाफा हुआ था। वो आम टायर 2 क्लासेस से भी ज्यादा मजबूत थे। लेकिन इनकी टीम में इतने सारे टायर 2 खिलाड़ी होने के बावजूद उन्हें चॉपिड एक्स का मुकाबला करने की कोई उम्मीद नहीं थी। मजीद बरा, खातून बरसरिकर ने इस जंग में अपनी तकनीकों पर इन्हिसार करते हुए एक भी शकल का इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे ही ईस्ट करो के मेंबरान पीछे हटे, डेथ गार्ड वर्कशॉप के मेंबरान ने लड़ाई में दिलचस्पी खो दी। उन्होंने गिल्ड के खिलाड़ियों का पीछा करने की जहमत भी नहीं की। इसके बजाय वो मुड़े और मंदिर की तरफ चल पड़े। वाइस गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए?
एक टायर 2 क्लर्क ने टर्बिल मैडनेस से पूछा जब उसे एहसास हुआ कि वर्कशॉप के खिलाड़ी उनके गिल्ड को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, ये लोग राक्षस हैं। खास तौर पर चॉपिड एक्स में 1000 आदमियों के लश्कर की ताकत है। हमारे पास इसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। ज्यादातर इम्कान है कि अब सिर्फ सेटिंग सुन, जो फॉरेस्ट सिटी में दिलचस्पी रखता है, उन्हें रोक सकता है। टर्बिल मैडनेस ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। खौफ और मायूसी इसके दिल में भर गए। अगरचे वो एक ताकतवर माहिर था, लेकिन वो एक ही वक्त में सिर्फ 2 दर्जन माहिरीन का मुकाबला कर सकता था। 100 आदमियों की माहिर टीम के खिलाफ इसे भी भागना पड़ेगा। इसके बरक्स चॉपिड एक्स ने अभी 500 माहिरीन की टीम को बेबस कर दिया था। इस तरह की ताकत के साथ इस औरत को शिकस्त देने के लिए 1000 माहिरीन की जरूरत होगी। दूसरे अल्फाज में, चॉपिड एक्स में अकेले ही कई हजार खिलाड़ियों की जंग का नतीजा बदलने की ताकत थी। खेतों में एक मुकम्मल डरावना ख्वाब हो। दरीं असना, मेलोडी और नानत हेवन के दीगर मेंबरान ने मंदिर के करीब जंगल में अपनी छुपने की जगह से जंग देखने के बाद संगीन तासुरात पहने हुए थे। डेथ गार्ड वर्कशॉप के पास इतना ताकतवर माहिर कैसे हो सकता है? मेलोडी ने चॉपिड एक्स को दंग रहकर देखा। अगरचे डेथ गार्ड वर्कशॉप के जिन मेंबरान का उसके गिल्ड ने सामना किया था वो मुतासिर कुन थे, लेकिन इस ग्रुप में चॉपिड एक्स जितना मजबूत कोई नहीं था। ईस्ट क्रो के माहिरीन आजाद माहिरीन से कहीं ज्यादा मजबूत थे, और जबकि आजाद खिलाड़ियों को ट्राई टावर की 5वीं मंजिल के इब्तिदाई मरहले तक पहुंचने के बाद माहिर समझा जाएगा, ईस्ट क्रो के माहिरीन कम अज कम 5वीं मंजिल के आखिरी मरहले तक पहुंच चुके थे, और फिर भी वो माहिरीन चॉपिड एक्स के सामने बेबस थे। अगरचे वो अपने साथ 200 से कुछ ज्यादा गिल्ड माहिरीन लाई थी, लेकिन इन खिलाड़ियों की मजमूई ताकत का मवाजना टर्बिल मैडनेस की 500 आदमियों की टीम से नहीं किया जा सकता था। मजीद बरा, टर्बिल मैडनेस भी इस जितना ही मजबूत था। तो वो डेथ गार्ड वर्कशॉप के मेंबरान हैं? फायर डांस ने मेलोडी से पूछा। हिमम, वो हैं? मेलोडी ने सर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह सफर मुकम्मल तौर पर वक्त का जिया नहीं था। फायर डांस ने खिलाड़ियों के ग्रुप को पुरस्कार मंदिर के करीब आते देखकर कहा। फिर वो अपने गिल्ड मेट्स की तरफ मुड़ी और ऐलान किया, ठीक है, काम पर लगने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए फायर डांस दरख्तों के झुंड से निकली और डेथ गार्ड वर्कशॉप के खिलाड़ियों के करीब पहुंची। हम काम पर लग रहे हैं। कोला और जीरो विंग के दीगर मेंबरान फायर डांस के पीछे जाने से पहले मुस्कुराए। आप क्या कर रहे हैं? मेलोडी की बेचैनी उरूज पर पहुंच गई जब उसने फायर डांस और उसके साथियों को अपनी छुपने की जगह से निकलते देखा। क्या आपने अभी नहीं देखा कि वो खिलाड़ी कितने ताकतवर हैं? हमारी मौजूदा टीम के साथ हम वार्म अप के तौर पर भी काम नहीं करेंगे। हमें वापस जाना चाहिए और एक मजबूत टीम को मुनज़्ज़म करना चाहिए। डेथ गार्ड वर्कशॉप के कमांडर्स उसके सबसे मजबूत खिलाड़ी थे। उसने फर्ज किया था कि अगरचे ये कमांडर्स मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वर्कशॉप के दीगर खिलाड़ियों से ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता था कि इसे शदीद गलत फहमी हुई थी। मजीद बरा, इस डेथ गार्ड वर्कशॉप टीम की क़यादत 2 कमांडर लेवल की हस्तियों ने की थी। जब उसने इल्मी आदमी फ्रोसेट रेन के चॉपिड एक्स जितना ताकतवर होने के इम्कान पर गौर किया तो वो कांप गई। एक ही वक्त में डेथ गार्ड वर्कशॉप के 2 कमांडरों से लड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। ताहम मेलोडी के मशवरे के बावजूद फायर डांस जंगल की आड़ से बाहर निकल आई जैसे इसने मेलोडी की बात बिल्कुल ना सुनी हो। गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? स्कारलेट हार्ट ने घबराहट से पूछा। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें उनके पीछे जाना होगा। हम जीरो विंग की मदद की दरख्वास्त करने के जिम्मेदार हैं। हम यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकते जब वो लड़ रहे हों। मेलोडी ने आह भरी जब वो और उसके गिल्ड मेंबरान जीरो विंग की टीम के पीछे गए। मंदिर का दरवाजा एक खाली जगह थी जो किसी भी रुकावट से पाक थी। जिस लम्हे फायर डांस और उसकी टीम नमूदार हुई, उन्होंने ईस्ट क्रो के मेंबरान की तवज्जो मबजूल कर ली। वो कौन हैं? हाँ, वो इंसान हैं। इंसान यहाँ क्यों है? ईस्ट क्रो के मेंबरान ने करीब आने वाले खिलाड़ियों पर नरमी से बातचीत की। ताजिर खिलाड़ियों के अलावा फेरी कंट्री में इंसानी खिलाड़ी नायाब थे। फितरी तौर पर 20 इंसानी खिलाड़ियों के ग्रुप को देखना अजीब होगा। जीरो विंग के मेंबरान के जंगल से निकलने के कुछ ही देर बाद नानत हेवन के खिलाड़ियों ने खुद को जाहिर कर दिया। चूंकि नानत हेवन एक मकामी फर्स्ट रेट गिल्ड था, इसलिए ईस्ट क्रो के मेंबरान ने माहिर खिलाड़ियों, खास तौर पर मेलोडी को पहचान लिया। कुछ देर के लिए
ईस्ट करो के मेंबरान के दरमियान हंगामा बर्पा हो गया। नानथ हेवन का गिल्ड लीडर यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो डेथ गार्ड वर्कशॉप के हालिया हमले का बदला लेने आई है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या इसने अभी लड़ाई नहीं देखी? हमारी तादाद के बावजूद हम कोई मुकाबला नहीं थे और उसके साथ सिर्फ 200 के करीब माहिरीन हैं। इतने कम खिलाड़ियों के साथ वो चॉपिड एक्स के लिए वार्म अप भी नहीं होंगे। उन्होंने इसे नहीं देखा होगा, वरना वो इतनी अहमकाना हरकत क्यों करेंगे? ईस्ट करो के मेंबरान हैरान रह गए जब उन्होंने नानथ हेवन की टीम को डेथ गार्ड वर्कशॉप के मेंबरान के करीब आते देखा। वो ये नहीं समझ सके कि मेलोडी क्या करने की कोशिश कर रही थी। टर्बिल मैडनेस ने इत्तेफाक किया कि मेलोडी का दिमाग खराब हो गया होगा। यहां तक कि अगर इसने जंग नहीं देखी थी तो उसे कम से कम खाली जगह पर बिखरी लाशों पर ध्यान देना चाहिए था। ओह, क्या आप नानथ हेवन से नहीं हैं? चॉपिड एक्स ने मेलोडी के ग्रुप को फौरन पहचान लिया। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या आप इस कचरे का बदला लेना चाहते हैं जिसे हमने अभी मारा है? कोशिश करने के लिए आजाद महसूस करें। मैं मंदिर में जाने से पहले इस मौका को सट्रीच करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। गिल्ड लीडर मेलोडी, चॉपिड एक्स का बुरा न माने, वो सिर्फ मजाक कर रही है। इसे संजीदगी से ना लें। फ्रोसट्रेन, जो चॉपिड एक्स के पास खड़ा था, ने मेलोडी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अगर नानथ हेवन वो चीज हवाले करने को तैयार है तो डेथ गार्ड वर्कशॉप अब के मेंबरान को निशाना बनाना बंद कर देगी। मुझे उम्मीद है कि अपने इस मामले पर बगौर गौर किया होगा। इसके बारे में सोचना भी मत। मैं इसे कभी अब के हवाले नहीं करूंगी। मेलोडी गुर्राई, उसकी नजरों में गुस्सा जल रहा था। ऐसा लगता है कि गिल्ड लीडर मेलोडी अब भी हमें नहीं समझती है। चूंकि आप यहां हैं तो मैं आपको जाती तौर पर हमारे दरमियान फर्क दिखाऊंगा, फ्रोसट्रेन ने कहा। अपनी टीम के मेंबरान की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, जाओ, इन खिलाड़ियों को हटा दो, लेकिन गिल्ड लीडर मेलोडी को जिंदा छोड़ दो। फ्रोसट्रेन का हुक्म सुनकर डेथ गार्ड वर्कशॉप के कई दर्जन मेंबरान जंगली दरिंदों की तरह नानथ हेवन के मेंबरान पर झपट पड़े। उन्होंने अपने सामने मौजूद 200 से ज्यादा माहिरीन के साथ ज़बह के मुंतज़िर शिकार जैसा सलूक किया। सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाएं। अकेले मत लड़ो, मेलोडी ने कहा। इसके तासुरात संगीन थे जब इसने अपनी तरफ बढ़ने वाले 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को घूरा। अगरचे डेथ गार्ड वर्कशॉप के ये मेंबरान चॉपिड एक्स की तरह राकुशस नहीं थे, लेकिन वो गैर मामूली तौर पर ताकतवर थे। वो पिछली जंग देखकर जानती थी कि वो आम माहिरीन से कहीं ज्यादा मजबूत थे। इससे पहले के वर्कशॉप के खिलाड़ी नानथ हेवन के मेंबरान तक पहुंचते, एक सियापोश शख्सियत हमले की क़यादत करने वाले लेवल 57 टायर 2 गार्डियन नाइट्स में से एक के सामने नमूदार हुई। ये शख्सियत फिर एक साए में तब्दील हो गई जब उसने गार्डियन नाइट को छेद दिया। चीखने का वक्त मिले बगैर टायर 2 गार्डियन नाइट जमीन पर गिर पड़ा। इसका HP बार खत्म होकर 0 हो गया। वर्कशॉप के खिलाड़ी चौंका देने वाला हमला देखने के बाद रुक गए और इस शख्सियत की तरफ मुड़ गए। तुम कौन हो? डेथ गार्ड वर्कशॉप के मेंबरान ने खौफजदा होकर इस शख्सियत को देखते हुए पूछा। मैं जीरो विंग की फायर डांस हूं। फायर डांस ने अपना तारुफ कराया जब इसने 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस को म्यान में रखा। डेथ गार्ड वर्कशॉप के मेंबरान पर एक नजर डालते हुए उसने सुकून से कहा, मैं यहां आपको दफन करने आई हूं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।